हेलो एवरीवन। ये वीडियो रहने वाला है आरटीयू बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके एक सब्जेक्ट चलता है सेकेंड ईयर में मेफा नाम से, उसका 5th यूनिट कंप्लीट कवर करवा रही होंगी। 5th यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है वो सारे के सारे हैं जो हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। आपके 5th यूनिट का नाम है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग थ्योरी, जिसके अंदर सबसे पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देन मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली, इन सब के बारे में पढ़ना रहेगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक फर्स्ट से कि सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग थ्योरी आपके जो है यूनिट का नाम है। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? इट रेफर्स टू द नेचर एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन इन अ मार्केट। मार्केट के अंदर जो भी जो नेचर है या फिर डिग्री है कंपटीशन का, उसको मार्केट का स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बाजार के अंदर कितनी नंबर ऑफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर रही है, क्या टाइप ऑफ जो प्रोडक्ट है वो बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रहा है, एंट्री बैरियर्स क्या है तो कैसे हैं, इनका क्या कोई तोड़ है, कोई सोल्यूशन है, प्राइस कंट्रोल कैसे क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। जब ये सारी चीजें मेजर होती है, इन सब का जब नेचर देखा जाता है एक मार्केट के अंदर, तो उसे बोला जाता है मार्केट स्ट्रक्चर। सिंपल भाषा के अंदर बोले तो ये हमें ये बताता है कि किस तरह से फर्म जो है बिहेव कर रही है, कैसे वो अपने प्राइसेस वगैरह किसी भी प्रोडक्ट के जो है डिसाइड कर रही है, उसे बोला जाता है मार्केट स्ट्रक्चर। एक और डेफिनेशन यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। मेनली जो है मार्केट स्ट्रक्चर के 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आपका होता है परफेक्ट कंपटीशन, नेक्स्ट होता है मोनोपोली कंपटीशन, उसके बाद में आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और लास्ट आता है ओलिगोपोली। ये 4 टॉपिक्स के साथ में आपका जो है यूनिट फिनिश हो जाएगा। चारों टॉपिक्स के अंदर आपको क्या क्या चीजें पता रहनी चाहिए। सबसे पहली चीज की ये कंपटीशन क्या होता है, इस पर्टिकुलर कंपटीशन में, चारों ही टाइप में पर्टिकुलर कंपटीशन के अंदर किस तरह से फैक्ट्री बिहेव कर रही होती है, किस तरह से कंज्यूमर बिहेव कर रही होती है, यानी दोनों का बिहेवियर देख लिया। देन मार्केट के अंदर क्या कोई नई कंपनी आ सकती है, नहीं आ सकती है तो क्यों नहीं आ सकती है, थर्ड फैक्टर ये आपको चेक करना रहता है। एंड लास्ट आपको ग्राफ के साथ में उसे समझाना आना चाहिए। जब ये आप 4 चीजें अच्छे से समझ पाएंगे तो आप इन चारों को एग्जाम के अंदर इजीली जो है लिख कर आ पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिएगा, आप इजीली जो है सारी चीजें कम टाइम के अंदर समझ पाएंगे, क्योंकि वन शॉट वीडियो रहने वाला है और हम सारी की सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक जो इनका बीच का जो है आपको डिफरेंस बता देती हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पर देखो, मैंने चारों टाइप के नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपका परफेक्ट कंपटीशन आ गया, मोनोपोली कंपटीशन आ गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ गया और ओलिगोपोली कंपटीशन आ गया ना। सबसे पहली चीज बात आती है सेलर की, कि जो बेचने वाले होते हैं, जो कंपनीज एग्जिस्ट कर रही होती है अलग अलग, उसके अंदर वो कौन कौन सी एग्जिस्ट कर रही होती है ना। तो इसके अंदर ध्यान से देखो, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसके अंदर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, यानी एक कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, मल्टीपल नंबर ऑफ कंपनीज यहाँ पर होती है। मोनोपोली के अंदर जो सेलर होता है वो एक ही कंपनी होती है, कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई एक बड़ी कंपनी हो सकती है। सेलर अगर मोनोपोलिस्टिक के अंदर बात करें तो यहाँ भी अगेन मेनी आपके जो है सेलर्स आ जाते हैं, और ओलिगोपोली में फ्यू होते हैं। फ्यू यानी एक भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा भी नहीं होंगे, कुछ एक होंगे, यानी 3-4 हो सकते हैं, 5-7 हो सकते हैं, यानी जब कम नंबर ऑफ सेलर्स वहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे होंगे फ्यू। प्रोडक्ट की अगर बात करें तो जो परफेक्ट है आपकी कंपटीशन, इसके अंदर सेम प्रोडक्ट को बहुत सारी कंपनीज बेच रही होती है, यानी सेम प्रोडक्ट को बहुत सारे सेलर्स जो है सेल कर रहे होते हैं। मोनोपोली के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट भी यूनिक होता है और सेलर भी एक ही होता है। मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। अब ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट्स कैसे क्या है, इनका हम इन डिटेल जब इनको टॉपिक वाइज पढ़ रहे होंगे, परफेक्ट कंपटीशन अलग से पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, मोनोपोलिस्टिक में अलग से देख रहे होंगे। ओलिगोपोली की बात करें तो यहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट्स होंगे, यानी प्रोडक्ट तो वही है, उसके कुछ ब्रांड नेम, कुछ थोड़ा सा उसके अंदर वेरिएंस ला दिया तो वो हो गया सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो ये आपका ओलिगोपोली के उसमें आता है प्राइस कंट्रोल। तो देखो, जो परफेक्ट कंपटीशन का मार्केट होता है वहां पर प्राइस कंट्रोल नहीं होता है। मोनोपोली के अंदर बहुत हाई होता है प्राइस कंट्रोल, यानी इकलौती ही कंपनी है बेचने वाली, इकलौती ही ऑर्गेनाइजेशन है बेचने वाली, तो वो अपनी मर्जी से जो मन चाहे वो प्राइस रख सकती है, बिल्कुल रख सकती है। मोनोपोलिस्टिक के अंदर मॉडरेट प्राइस कंट्रोल रहता है और ओलिगोपोली के अंदर भी हाई रहता है, क्योंकि अगेन यहाँ पर फ्यू कंपनीज ही हैं तो वो आपस के अंदर सेटलमेंट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो 3 कंपनीज है तो आपस के अंदर एक कोलेटरल बना लेगी कि भाई हम मिनिमम ये प्राइस रखेंगे, इससे नीचे तो हम जाएंगे ही नहीं, इससे सस्ता तो हम सामान करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर भी अगेन हाई प्राइस कंट्रोल रहता है। एंट्री की अगर बात करें कि भाई कोई नई कंपनी, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन, कोई नया स्टार्टअप अपना प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कितना इजीली ला पाता है, उसे हम एंट्री बोल रहे होंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फ्री होती है एंट्री, भाई आसानी से जो है कोई भी एंटर कर सकता है मार्केट के अंदर। मोनोपोली के अंदर रिस्ट्रिक्टेड होती है, भाई एक ही इकलौती ही कंपनी की मोनोपोली होती है। जैसे अब तो फिर भी रेलवेज को थोड़ा प्राइवेट किया जा रहा है। इनिशियल अगर हम रेलवेज
की बात करें, स्टार्टिंग रेलवेज की बात करें तो सिर्फ गवर्नमेंट के उसमें था, कोई दूसरा रेलवे के उसमें नहीं आ सकता था, वो एकदम रिस्ट्रिक्टेड थी, मोनोपोली थी उसके ऊपर गवर्नमेंट की, है ना। अगेन मोनोपोली की होगी, मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी एंट्री फ्री रहती है और ओलिगोपोली में थोड़ी बहुत डिफिकल्ट रहती है, क्योंकि इनका जो ऑलरेडी कंपटीशन मार्केट में चल रहा है, इनको बीट करके और अपना प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करके उससे प्रॉफिट अर्न कर पाना मुश्किल होता है, तो यहाँ भी थोड़ी डिफिकल्ट रहती है। नंबर ऑफ फर्म्स की अगर बात करें तो बहुत लार्ज होता है फर्म्स का एरिया, इसके अंदर एक ही होती है मैनी, ये सेम सेलर्स वाली बात आ गई, नंबर ऑफ फर्म्स की उसमें लिख दिया, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप की बात करें तो ये सेम वापस उन्हीं को अलग नाम से लिखा है। प्राइस कंट्रोल यहाँ पर की कोई नहीं होता है, खुद मेकर होता है उसी के पास में कंट्रोल होता है, यहाँ पर कुछ कंट्रोल रहता है और यहाँ पर इंटरडिपेंडेंट, यानी अगर इन्होंने कोलेटरल बना दिया तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत वो मतलब हाई ज़्यादा ही रहेगा। एंट्री बैरियर्स अगेन कि यहाँ पर कोई एंट्री बैरियर नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और ओलिगोपोली में भी बहुत ज़्यादा है। तो ये बेसिक सा इन चारों के बीच में डिफरेंस हो गया। अभी हम सबको जो है थोड़ा डिटेल के अंदर कवर करते हैं, उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि जब हम आगे इनको डिटेल में कवर कर रहे होंगे तो वहाँ काम आएगी, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आती है आपकी प्राइसिंग थ्योरी। प्राइसिंग थ्योरी का क्या मतलब रहता है, ये हमें बताती है कि कैसे फर्म्स डिसाइड करेगी प्राइस और आउटपुट। यानी देखो कोई भी कंपनी होती है, चलो आप कल कोई कंपनी खोलते हो ना, तो आप क्या चाहोगे, आपने कोई प्रोडक्ट भी बनाया, आप चाहोगे ये प्रोडक्ट बेचने के बाद में आपको क्या हो, जो बेनिफिट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, आपका एम क्या रहेगा, यही रहेगा। लेकिन एज ए कंज्यूमर मैं अगर आपकी कंपनी का कोई प्रोडक्ट परचेज कर रही होंगी तो मुझे क्या चाहिए होगा कि यार मेरे को जितना हो सके उतना क्या पड़ जाए, सस्ते के अंदर पड़ जाए, मेरा ये रहेगा। तो सेलर के अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फर्म तो यहाँ पर सेलर है जो बेच रही होगी अपना प्रोडक्ट, तो उसका तो एम क्या रहेगा कि भाई जो प्रॉफिट है उसे क्या कर दिया जाए, मैक्सिमाइज कर दिया जाए, वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगी। वहीं पर कंज्यूमर चाहेगा कि उसका कम से कम खर्चा हो। तो प्राइसिंग थ्योरी, क्योंकि हम मार्केट कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कंपनीज होती है, हम सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे होंगे, तो फर्म्स का एम क्या रहेगा कि भाई जो वो प्रॉफिट हो उनका क्या हो, मैक्सिमम हो। तो यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला निकलता है कि जो उनका टोटल रेवेन्यू होता है उनमें से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो आपकी जो है प्रॉफिट आ जाती है। अब एक चीज़ कॉन्सेप्ट आता है आपके इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है कि ये जो है आपका ग्राफ है और ये इधर आपका जो है डिमांड को दिखा रहा है और आपका वाई एक्सिस जो है उसको दिखा रहा है कि कितना जो है सप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये जो आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऐसी होती है कि जब जितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है अगर उतनी ही क्वांटिटी डिमांड हो, फॉर एग्जांपल 50 क्वांटिटीज़ जो है मार्केट के अंदर उनकी डिमांड है और 50 क्वांटिटीज़ की ही मार्केट के अंदर सप्लाई है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पर ये मैच हो रहा है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम कहलाएगा। यानी जब मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपकी जो दोनों की दोनों क्या होती है, सेम होती है, वो आपका पॉइंट क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। ये सप्लाई और जो कॉस्ट है इन जनरल इक्विलिब्रियम होता है। और फर्म्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे होंगे तो इसको एक को आप मार्जिनल रेवेन्यू ले लो। मार्जिनल क्या होता है, एक्स्ट्रा, एडिशनल, है ना। और इसको आप मार्जिनल कॉस्ट ले लो, एक एक्सिस को और एक वाई एक्सिस को ले लो। और जब ये दोनों इक्वल रहेंगे तो उसको हम क्या बोल रहे होंगे कि फर्म जो है इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब प्राइसिंग के कुछ मेथड होते हैं, जैसे आपका कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग आ जाता है, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग आ जाता है और कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग आ जाता है। अब ये क्या होता है, जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होता है इसके अंदर कॉस्ट के ऊपर क्या जो प्रॉफिट मार्जिन है उसको इसके साथ में ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट आपकी किसी प्रोडक्ट की 100 रुपीज़ है और प्रॉफिट आपको पर प्रोडक्ट 20% हो रहा है, तो आपकी प्राइस क्या रख दोगे, आपकी भाई 120 रख दोगे, क्योंकि आपको जब 120 का आपको प्रॉफिट चाहिए हर उसके ऊपर, तो आप क्या रख दोगे, उसकी प्राइस, जो मार्केट प्राइस क्या है जो मार्केट में बिक रही है। कॉस्ट क्या, एक्चुअल लागत जो आपकी लगी है। यानी आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, ये मान लो एक बॉक्स बनाया, ठीक है, ये बनाने के अंदर आपका खर्चा कितना आया, 100 रुपये का आया। बट अब ये मार्केट के अंदर किसी दुकान पर जाता है सेल होने के लिए और उन्होंने ये आपसे बहुत सारे पैकेट्स जो हैं खरीदे हैं, ये जो भी डिब्बा है, जो भी आपका कुछ भी XYZ कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, ये इस सेलर ने खरीदे हैं, ठीक है। तो अब ये इनके पास कितने का पड़ रहा होगा, ये पड़ रहा होगा 120 रुपये का। ये जो बीच में 20 रुपीज़ है, ये क्या है, ये है आपका प्रॉफिट। तो ये होता है आपका कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। यानी इसके अंदर क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन को ऐड कर दिया जाता है कॉस्ट के साथ में और तब प्राइस कैलकुलेट की जाती है। तो ये आपका होता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। नेक्स्ट आता है आपका डिमांड बेस्ड प्राइसिंग। अब डिमांड बेस्ड प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ा दी जाती है। देखो इन जनरल डिमांड हमने उसका देखा था, जो आपका डिमांड वाले केस के अंदर उसका बिहेवियर क्या रहता है कंज्यूमर का, कि भाई अगर प्रोडक्ट सस्ता हो गया तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से खरीदता है। जैसे हम बात कर लेते हैं अमेजोन वगैरह ऐसी कंपनीज है जो क्या करती है, ब्लैक फ्राइडे निकालती है ना, सेल वगैरह आती है, कोई होली दिवाली के ऊपर सेल करती है, तो उन सेल के ऊपर चाहे वो 20% ही सेल क्यों ना रख रखा हो, वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा से बढ़ जाती है, कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा से उसको खरीदना चाहते हैं। बट
हम यहाँ बात कर रहे हैं फर्म्स के पर्सपेक्टिव से, यानी सेलर के पर्सपेक्टिव से, तो वो तो यही चाहेगा ना कि यार मेरा जो सामान है जितना मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना बेनिफिट है। तो जब ज़्यादा डिमांड होगी तब वो जब प्राइस रेज कर देता है, तब जो हाई प्राइस होती है वो आपकी क्या कहलाती है, इसके डिमांड, ये वाला बिहेवियर होता है डिमांड बेस्ड बिहेवियर। और जब डिमांड कम होती है तो प्राइस भी कम कर देता है कि यार खरीद तो कोई राय नहीं है, कंपनी नुकसान में चल जाएगी, फालतू जो पड़े हैं वो भी खराब हो जाएंगे प्रोडक्ट्स। तो जब कम डिमांड होती है तो प्रोडक्ट जो प्राइस होती है वो क्या करते थे, लो कर देते हैं। जैसे मूवी टिकट्स, वीकेंड्स के ऊपर या वीकडेज के ऊपर जो है क्या होती है, मूवी की टिकट्स की जो होती है रेट की, आज तो देखने आएंगे उस दिन तो प्राइस हाई रहेंगे, और ऐसे नॉर्मल डेज के ऊपर ठीक ठाक चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिमांड बेस्ड प्राइस होता है, जब डिमांड के बेस के ऊपर कंपनीज अपने प्राइस प्रोडक्ट के डिसाइड कर रही होती है। अगला आता है कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग। अब कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग क्या मतलब हो गया कि दो कंपनीज है, एक कंपनी का नाम मान लो एक्स है और एक कंपनी का नाम वाई है ना। एक्स कंपनी क्या है, कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है, फॉर एग्जांपल कोई एक लैपटॉप इसने लॉन्च करा, और वाई कंपनी भी क्या कर रही है, एक लैपटॉप लॉन्च कर रही है। दोनों के अंदर सेम ही 3050 का मान लो लैपटॉप है, 4050 का जो भी है, और कुछ इनके अंदर पर्टिकुलर प्रोसेसर है, ऐसे करके 4-5 जो चीज़ें हैं वो दोनों कंपनीज़ की क्या है, सिमिलर है। तो दोनों कंपनीज़ की सिमिलर है, इट मीन्स कि जिस रेट के ऊपर ये इस प्रोडक्ट को बेच रही है, अपना लैपटॉप बेच रही है, सेम उसी रेट पर ये बेचेगी तभी तो कोई इसका खरीदेगा। वरना मान लो ये उस लैपटॉप को बेच रही है 70,000 के अंदर, और उसी सेम वही फीचर, सेम वही चीज़ें, बस ब्रांड का नाम अलग है, और ये बेच दे अगर 80,000 में, तो लोग कौन सा लैपटॉप खरीदना प्रीफर करेंगे, ये वाला 70K वाला ही। तो ऐसा केस होता है कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग की, जब आपका जो कॉम्पिटिटर है भाई उसका क्या प्राइस है, वो कैसा चीज़ कैसी जो है क्या अमाउंट के ऊपर, किस प्राइस के ऊपर चीज़ें बेच रहा है, उसके बेसिस के ऊपर, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको एनालाइज करते हुए, उसके अकॉर्डिंग जब आप जो है आपका प्राइस प्लान तैयार करते हो, वो आता है आपका कॉम्पिटिशन बेस्ड प्राइसिंग के अंदर, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, और इन जनरल ये मोनोपोली वाले केस के अंदर आता है। हम जो 4 पढ़ रहे हैं, परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोली वाले केस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आ रहा होता है आपके प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, इसका मतलब होता है चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। यानी एक ही प्रोडक्ट है, ऐसे समझ लो आपका कॉलेज है, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, जो भी, अभी तो सारे के सारे आप कॉलेज के अंदर हो, तो आपका कॉलेज है, ठीक है। आपके कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट है जो आपका SC ST कैटेगरी का है, एक स्टूडेंट है जो आपका TFWS होता है, TWFS होता है, ऐसा कुछ होता है, ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम, TFWS ही होता है, इसकी कैटेगरी में आता है। और एक आपका नॉर्मल जनरल स्टूडेंट है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपके जो कॉलेज है यहाँ की फ़ीस है 70K, तो जो जनरल स्टूडेंट है वो कितनी फ़ीस पे कर रहा है, 70K 1 ईयर की। SC ST का जो स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल उसको कुछ छूट कर दी, उसका 5% कुछ 5,000 कुछ छूट कर दिया, और 65K इसके पड़ रहा है। और जो ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम में आ रहा है, इसको तो सिर्फ जो आपकी कॉलेज की ट्यूशन फीस है सिर्फ वही पे करनी पड़ रही है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट जो है उसे कुछ भी जो डेवलपमेंट फीस है सिर्फ वही पे करनी है, बाकी एक्स्ट्रा कोई भी उसे चार्ज पे नहीं करना है। तो वही स्कीम में आ गया। तो सेम ही कॉलेज में पढ़ रहे हो यार आप लोग, सेम ही कोर्स कर रहे हो, लेट से आप बीटेक CSE के स्टूडेंट्स हो सारे के सारे, या बीटेक इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो सारे के सारे, सेम ही कोर्स कर रहे हो, कॉलेज सेम है, कैंपस आपका सेम है, बिल्डिंग में आप सेम में बैठ रहे हो, क्लासरूम आपका सेम है, बट फीस सबकी अलग अलग है ना। ये होता है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि जब सेम ही चीज़ के अलग अलग लोग अलग अलग प्राइस दे रहे हो, उनसे अलग अलग प्राइस जब चार्ज किया जा रहा हो, उसे बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब इसके अंदर भी डिग्री बेस्ड आ जाता है, फर्स्ट डिग्री के ऊपर परफेक्ट बोलते हैं इसको, सेकंड डिग्री पर क्वांटिटी बेस्ड होता है, और थर्ड डिग्री पर इसे डिफरेंट ग्रुप्स के जब बीच में आता है तो उसे थर्ड उसमें डिग्री में लाया जाता है। ग्रुप बेस्ड की ये ग्रुप बेस्ड हो जाएगा जब कास्ट बेस्ड करेंगे। क्वांटिटी बेस्ड की कितने नंबर ऑफ कौन से उसमें आ रहे हैं उस हिसाब से हो जाएगा। एग्जांपल भाई स्टूडेंट्स को डिस्काउंट की, भाई अब SC ST को डिस्काउंट दे दिया, जनरल से बेचारे से 70,000 ही कर रहे हैं, इनको 5,000 छूट कर दी, और TFWS के अंदर तो चलो भाई उनकी छूट होती है, बट होती है इट मीन्स कि यहाँ हो तो डिस्क्रिमिनेशन ही रहा है। ऐसे ही रेलवे टिकट की प्राइसिंग के अंदर कि भाई आपको जनरल वाला डिब्बा चाहिए, आपको AC वाला डिब्बा चाहिए, कौन से वाला डिब्बा चाहिए, उस हिसाब से आपकी क्या होती है, प्राइस प्रेफर करती है। ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि चीज़ सेम ही है, प्राइस अलग अलग उनसे जो किए जा रहे हैं। अब देखो प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज होती है भाई किस तरह से। सबसे पहला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो बोल दिया कि भाई डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट जो है प्राइजेस लिए जा रहे हैं सेम ही प्रोडक्ट के लिए, जैसे स्टूडेंट डिस्काउंट मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। इसके अंदर आता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है, एडिंग अ फिक्स्ड परसेंटेज या मार्कअप
टू द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कुछ जो है फिक्स परसेंटेज ऐड कर देना, वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग कहलाता है। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है? सेटिंग अ लो प्राइस टू एंटर अ न्यू मार्केट एंड गेन कस्टमर्स क्विकली। इसका बेस्ट एग्जांपल आप जियो कंपनी का दे सकते हो। किस तरह से जियो कंपनी स्टार्टिंग के अंदर आई थी, सिम वगैरह सब लोगों ने ले ली थी कि भाई ये तो फ्री रिचार्ज प्लान दे रही है, फ्री ये दे रही है, बट अब इन्होंने क्या कर दिया, बाकी जो कंपनीज की रेट थी एग्जैक्ट वैसा ही प्लान वो लेकर आ गए। तो स्टार्टिंग के अंदर इन्होंने क्या करी, लोगों को अट्रैक्ट करा। इस टेक्निक को पेनिट्रेशन टेक्निक बोला जाता है, और प्राइसिंग के केस में पेनिट्रेशन प्राइसिंग टेक्निक बोला जाता है कि भाई स्टार्टिंग के अंदर तुम या तो कोई चीज़ फ्री में प्रोवाइड करो या फिर एकदम लो उसके ऊपर प्रोवाइड करो, ताकि क्या हो, आपके पास में कस्टमर्स आए, ठीक है। और अब आपको पता है कि आपका मार्केट बेस के अंदर अच्छा खासा कस्टमर वो हो गया है ना, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है, तो आप क्या करोगे, अचानक से उसके प्राइस बढ़ा दोगे, जितना मार्केट के अंदर चल रहा है वही बढ़ा दोगे। कितने ही लोग स्विच कर लेंगे, और कोई स्विच अगर आपका मतलब आपके कंपनी की आदत हो गई तो कोई स्विच करके भी क्या ही करेगा कि भाई तुम भी उसी प्राइस के ऊपर वो चीज़ दे रहे हो और दूसरी वाली कंपनी भी उसी प्राइस के ऊपर वो दे रही है, तो वो सोचेगा यार चलो अब इसी का है तो इसी का रहने देते हैं, प्राइस तो सबकी सेम ही है। तो इस टेक्निक से कंज्यूमर वहाँ पर रुके रह जाते हैं। तो ये पेनिट्रेशन टेक्निक प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी होती है। एक आपकी स्ट्रेटेजी होती है, उसे बोलते हैं स्कीमिंग। अब स्कीमिंग क्या होता है? सेटिंग अ हाई प्राइस इनिशियली फॉर अ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। कि भाई कोई एकदम इनोवेटिव, अब जैसे हमने पढ़ा था गिफिन गुड्स के अंदर क्या था कि भाई जब कोई की चीज़ की प्राइस बढ़ रही है ना तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। नहीं, वो आपके लॉ ऑफ जो डिमांड है उसके लॉ का वो कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। तो आपका उसमें हमने एग्जाम्पल की बात करी थी कि जो आईफोन है अपने, इनके अंदर क्या होता है, चाहे हर बार एक नया मॉडल, हर बार एक नया वर्जन आता है और लोग क्या है उतनी ही उससे खरीदते हैं कि यार ये वाला तो मेरे को लेना ही लेना है ना, कि ये नया लॉन्च हुआ है। तो वही चीज़ है कि कुछ अगर कुछ इनोवेटिव आता है, कुछ अच्छा आता है, कुछ ब्रांड वैल्यू वाली चीज़ आती है ना, तो उसकी इनिशियली ही प्राइस इतनी हाई रख दी जाती है। लोग खरीदेंगे भाई, लग्जरी लोग तो वही चीज़ खरीदेंगे सबसे पहले। तो इसके एग्जांपल में आप ये लिख कर आ सकते हो कि इनिशियली जब प्राइस हाई सेट कर दिया जाए इनोवेटिव प्रोडक्ट के नाम पर या फिर नई कुछ लॉन्च के नाम पर और लोग उसको खरीदने आए, तो ये आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कहलाती है, इसे हम स्कीमिंग बोलते हैं। तो ये कुछ 4 तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होगी। अब अपने पास मेन टॉपिक आता है, सबसे पहला कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। हम मेनली इसमें 4 ही कंपटीशन पढ़ रहे होंगे, आपके सिलेबस के अंदर इतना ही मेंशन है, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली। तो सबसे पहला आता है आपके पास में परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन किसे बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर, एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है, ये समझ लो कि ये बाजार है। अब यहाँ पर क्या होंगे, बहुत सारे सेलर्स होंगे, ये समझ लो ये ऑरेंज वाले हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सेलर्स हैं। तो यहाँ पर इस मार्केट के अंदर सेलर भी बहुत ज़्यादा होंगे, यानी जो सामान को बेच रहे होंगे, और यहाँ पर जो बायर्स होंगे वो भी खूब ज़्यादा होंगे, ये समझ लो ये ब्लू वाले अपने क्या हैं, बायर्स हैं। तो एक ऐसा मार्केट जिसके अंदर खूब ज़्यादा सेलर्स है, खूब ज़्यादा बायर्स हैं, वो वाला मार्केट आपका कैसा कहला रहा होगा, आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन का कहलाएगा। अब इसके अंदर किसी फर्म के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, भाई कोई किसी प्राइस का कंट्रोल नहीं करेगी। ऐसा समझो शैम्पू है ना, शैम्पू सब यूज़ करते हैं, शैम्पू को 10 कंपनियां बना रही है, कंपनी एक्स भी शैम्पू बना रही है, वाई भी बना रही है, इनका सब ब्रांड नाम अलग अलग है, बाकी सब सेम ही है, ए बी सी कंपनी, पी कंपनी, क्यू कंपनी, ये कुछ कंपनीज है जो क्या बना रही है, शैम्पू बना रही है, सारी कंपनीज ही वही वजह बना रही है। और ऐसे समझो एक जो छोटे छोटे वाले पैकेट आते हैं, कोई कंपनी है जो 1 रुपये का ही बेच रही है। तो मेरे को ये बताओ कि जहाँ पर 50 कंपनियाँ मिलकर सेम ही प्रोडक्ट बना रही है, शैम्पू, सिर्फ उनके ब्रांड का नाम अलग है, कोई क्या करेंगे उसके अंदर कि भाई हमारा तो ये वाला फ्लेवर है, ये ऐसा कुछ इंक्लूड कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और तो क्या करेंगे, कुछ ही नहीं। और उनमें से मान लो 50 में से 48 कंपनीज क्या कर रही है, एक उस वाले जो छोटे वाला पैकेट आता है उसको 1 रुपये का सेल कर रही है। तो क्या वो 2 कंपनी हिम्मत करेगी क्या इस एक वाले पैकेट को उतना ही साइज़ का देके, उतनी ही क्वांटिटी देके, बस नाम चेंज करके या अपनी ब्रांड का वो लगा के क्या इसको 5 रुपये में सेल कर सकती है? नहीं। इन 2 कंपनीज से फिर कोई भी कंज्यूमर क्या नहीं करेगा, सेल नहीं करेगा। ये अपनी मर्जी से प्राइस को क्या नहीं कर सकती, ज़्यादा नहीं कर सकती है। तो ऐसे इसके अंदर क्या नहीं होता, प्राइस के ऊपर किसी भी कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं करता। और ये बोलेगी नहीं भाई हम तो करेंगे, चाहे कोई खरीदे नहीं खरीदेंगे, तो ये कर ले, चाहे मार्केट में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये जो जनता है इन बाकी वाले सारे सेलर से क्या करेगी, खरीद लेगी, इन 2 से नहीं खरीदेगी। दैट्स इट, वो लॉस में चली जाएगी और ऑटोमेटिक इन्हें फिर से वापस वही 1 रुपये करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, फर्म्स को यहाँ पर प्राइस टेकर बोला जाता है। आप कुछ और डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये मार्केट वेयर प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज, यानी डिमांड और सप्लाई के ऊपर जब चीज़ें डिपेंड कर रही होती है और फर्म्स को भी वही चीज़ जो है एक्सेप्ट करनी पड़ती है, यानी वो प्राइस मेकर नहीं होती, वो प्राइस टेकर होती है। वो डिमांड के बेस के ऊपर कि लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं और बाकी कंपनी से सेम प्रोडक्ट की कितनी सप्लाई हो रही है, उस हिसाब से जब उन्हें प्राइस का निर्णय लेना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट की जो है कॉस्ट निर्धारित करनी पड़ती है, प्राइस निर्धारित करनी पड़ती है, उसे हम जो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन की कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स की देखिए अगर बात, तो देखो यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं,
लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो गए, यानी कोई एक सिंगल पार्टिसिपेंट नहीं होता, बहुत सारी कंपनीज होती है और बहुत सारे खरीदने वाले भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यार होमोजीनियस प्रोडक्ट, कि एवरी फर्म सेल हैज़ आइडेंटिकल प्रोडक्ट, देयर इज़ नो ब्रांडिंग और क्वालिटी डिफरेंस, जैसे ग्रेड ए वीट और सेम रिगार्ड, मतलब ऐसे समझो यार जो गेहूँ है ना, गेहूँ को तो अब कौन उगाता है, किसान उगाता है, अब इसके ऊपर कोई अपना टैग थोड़ी लगा सकता है भाई ये टाटा के गेहूँ है, टाटा के गेहूँ स्पेशल थोड़ी है। वहाँ वो हो सकता है जब तुम उसका आटा वो करके दे रहे हो या फिर उसका कुछ प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हो अलग से, तो तुम वहाँ पर अपना टैग लगा रहे हो। तो ये चीज़ हो गई कि यहाँ पर होमोजेनियस प्रोडक्ट भी होते हैं। नेक्स्ट आता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कि यहाँ पर कोई लीगल, सोशल या टेक्नोलॉजिकल बैरियर नहीं होता है, एंट्री और एग्जिट जो है वो इंडस्ट्री के अंदर एकदम फ्री होता है। नेक्स्ट आता है परफेक्ट नॉलेज, कि जो बायर्स होते हैं और सेलर्स होते हैं दोनों के पास में खूब नॉलेज होती है। किस तरह से, ऐसे समझो कि बहुत सारे जो है बायर्स हैं, ये बायर 1 है, ये बायर 2 है, ये बायर 3 और ऐसे ही 10 लोग हैं, ठीक है। एक मोहल्ले के अंदर 10 लोग रह रहे हैं और एक बंदे ने कोई एक प्रोडक्ट खरीद लिया, मान लो एक्स प्रोडक्ट खरीद लिया, बाकी 9 को चाहिए कि वो भी इस प्रोडक्ट को खरीदें, तो वो इससे प्राइस पूछ लेंगे पहले, भाई तू कितने में लेके आया, इसने बता दिया। अब इस प्रोडक्ट को कोई 50 कंपनियां बेच रही है, तो वो 1 में गए, 2 में गए, 3 में गई, 4 में गए, 10 कंपनी भी उन्होंने प्राइस पूछी, उनको पता चल गया कौन महंगा बोल रहा है, कौन सस्ता बोल रहा है, तो वो किसी 50 नंबर वाली कंपनी में जाएंगे तो उनको पहले से क्या रहेगी, नॉलेज रहेगी कि भाई ऑलरेडी ये प्रोडक्ट मार्केट में कितने का बिक रहा है, कितने का सर्कुलेट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या रहती है, नॉलेज परफेक्ट रहती है। अब चाहे बायर है चाहे सेलर है, बेचने वाले को भी और खरीदने वालों की। अब नॉलेज काई की परफेक्ट रहती है, प्राइस की बात कर लो, चाहे क्वालिटी की बात कर लो, चाहे प्रोडक्शन के मेथड की बात कर लो, सारी चीज़ों की। और इसके अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन जो है कॉस्ट नहीं आती, एज्यूम कर लिया जाता है कि भाई जो गुड मूव हुआ है वो किसी कॉस्ट पर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो प्राइसिंग होती है वो यूनिफॉर्म रहती है हर जगह, यानी कि ऐसा समझो कि ये पूरा अपना इंडिया है ना, और ये जो इसका ये मतलब हुआ कि हम मान लेते हैं कि कोई नो कॉस्ट है मूवमेंट के ऊपर। इट मीन्स कि जो पार्ले जी अपने यहाँ पर 5 रुपये का मिल रहा है, सेम वही पार्ले जी इस वाली लोकेशन पर भी 5 रुपये का मिलता है, सेम पार्ले जी इस वाली लोकेशन के ऊपर भी 5 रुपये का ही मिलता है ना। 10 वाला पैकेट 10 का मिल रहा होता है, तो सब जगह क्या मिल रहा है, सेम ही मिल रहा है। तो उसे हम यहाँ पर मान लेते हैं नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कौन से हम उसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक समझ आई होगी। नेक्स्ट इसका जो है डिमांड कर्व की बात करते हैं। अब डिमांड कर्व क्या रहता है, नॉर्मल आम जनता का क्या रहता है कि जब प्राइस कम हो जाएंगे तो वो क्या कर रहे होंगे, आपकी डिमांड जो है वो अपनी बढ़ा देंगे कि भाई देखो मार्केट के अंदर क्या होता है, कोई P1 प्राइस के ऊपर जो है डिमांड कर रहे थे अपन D1, ठीक है। अब किसी कंपनी ने या कुछ कहीं पर जो है किसी प्रोडक्ट की क्या हो गई, डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। ऑब्वियसली जब डिमांड कम हो जाती है तो आप प्राइस कम हो जाता है, P1 से कम होकर P2 हो गया, तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वहीं अगर आपका जो प्राइस है इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो जाता, इंक्रीज होने की बजाय P1 से P2 होने की बजाय P3 ऊपर चले जाता, तो क्या होता, डिमांड कम हो जाती। डिमांड क्या हो जाती, कम हो जाती। ये आपका कंज्यूमर का बिहेवियर रहता है। वहीं आपका जो सेलर होगा उसका क्या बिहेवियर रहेगा, भाई उसके पास में ये है और अभी यहाँ पर ये जो सप्लाई कर रहा था वो P1 प्राइस के ऊपर मान लो कुछ ये क्वांटिटी Q1 सप्लाई कर रहा था। अब जो है उन्होंने प्राइस बढ़ा दी, कंपनीज ने प्राइस बढ़ा दी, तो ये जो फर्म है पर्टिकुलर जिस फर्म के बारे में अपन बना रहे हैं, ये फर्म भी क्या करेगी, अपना प्राइस बढ़ा देगी। अब ये क्या चाहेगी, प्राइस बढ़ गया तो वो यही चाहेगी ना उसका मुनाफा हो, यानी वो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जो है मार्केट के अंदर सप्लाई कर देगी। तो फर्म्स का बिहेवियर उल्टा होता है कंज्यूमर बिहेवियर से। ये आपका कंज्यूमर का बिहेवियर हो गया, ये आपका सप्लायर का बिहेवियर हो गया ना। तो ये आपका डिमांड कर्व है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से फर्म्स जो है प्राइस टेकर होती है, किस तरह से उनका जो है ग्राफ बन रहा होता है। अब प्राइस टेकर और मेकर के अंदर क्या फ़र्क हो गया, टेकर का तो मतलब हो गया कि डिपेंड कर रहा है भाई तुम सामने वाले की कंज्यूमर की डिमांड और वो देख रहे हो, इसके अलावा आसपास वाली कंपनीज का जो कॉम्पिटिशन चल रहा है वो भी देख रहे हो। मेकर के अंदर होता है कि वो खुद डिसाइड करती है कि वैसा और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट के अंदर, या तो ऐसा समझ लो या यूँ समझ लो कि वो इकलौती कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो अपना प्राइस खुद डिसाइड करती है, खुद बनाती है, डिपेंड नहीं करता उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, सप्लाई कितनी है मार्केट में, वो होता है आपका प्राइस मेकर। तो ये चीज़ भी आपको जो है समझ में आई होगी। आप बाकी ये ग्राफ वगैरह यहाँ से देख लेना। इसके अंदर कुछ ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख लो रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स की। भाई जो टोटल रेवेन्यू होता है उसका फॉर्मूला होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू का होता है जो आपका टोटल रेवेन्यू है डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, उससे आपका जो है प्राइस निकल जाता है। मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर क्या होता है कि भाई जो भी आपका टोटल रेवेन्यू है उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है वो होता है। और परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो आपका एवरेज रेवेन्यू होता है और जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है और जो प्राइस होता है, तीनों के तीनों बराबर होते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम का। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपका रेवेन्यू कौन से वाला, मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट के मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है तो उसे हम फर्म्स के अंदर इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलते हैं ना। और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा होता है वहीं पर हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा होता है।
अब यहाँ पर 3 पॉसिबल सिचुएशंस है, एक होता है आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक होता है आपका नॉर्मल प्रॉफिट और एक होता है आपका लॉस सिचुएशन। अब ये क्या क्या चीज़ें बोल रही है, जब देखो आपकी प्राइस जो है वो एवरेज कॉस्ट से क्या है ज़्यादा है। भाई एवरेज कॉस्ट ऐसे समझ लो कि आपकी जो है 20 रुपये लग रही है, कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए 20 रुपये लग रही है, और जो प्राइस जिस रेट के ऊपर मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट बिक रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो 30 रुपीज़ के अंदर बिक रहा है, तो यार ये ज़्यादा है ना। मतलब आपका खर्चा तो 20 रुपये ही हो रहा है एवरेज, अगर तुम किसी एक एक्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ बना रहे हो किसी एक्स प्रोडक्ट का, तो उसका 20 रुपये ही खर्चा आ रहा है पर प्रोडक्ट, बट आपका पर प्रोडक्ट सेल कितने में हो रहा है, बिक कितने में रहा है मार्केट में, 30 रुपये के अंदर, तो ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे वाले प्रॉफिट को बोलते हैं यार आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, जब एवरेज से ज़्यादा हो। नेक्स्ट आता है नॉर्मल प्रॉफिट, जब वो प्राइस है और एवरेज कॉस्ट है वो लगभग बराबर होते हैं, ना तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और ना ही पूरी कवरिंग बच पा रही है, तो वैसे वाले एरिया को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। और लॉस की सिचुएशन कब होती है कि यार आपका जो कॉस्ट आ रही है वो समझ लो 30 रुपये आ रही है और प्राइस मार्केट में बिक 20 रुपये में पा रहा था, और सीधा सीधा पर प्रोडक्ट 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो ये आपके शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की 3 कंडीशन से ग्राफ आप यहाँ से बनाना सीख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। अब देखिए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है कि फर्म्स जो एंटर करती है एग्जिट करती है, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट एग्जिस्ट कर रहा होता है लॉन्ग रन के अंदर, कि भाई कितना वो जो है उसमें जा रहा होगा। इसके अंदर जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है और जो एवरेज कॉस्ट होता है, वो तीनों की तीनों ही क्या होती है, बराबर होती है, तीनों की तीनों ही क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर देखो जब शॉर्ट रन की बात हो रही है तो कुछ इस तरह का ग्राफ है, और लॉन्ग रन की बात हो रही है तो कुछ इस तरह का ग्राफ है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, ये प्राइस कितना है, पी है, ये क्या है शॉर्ट रन के अंदर, मान लो कुछ प्राइस पी यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट देखो कम होकर इतना इंक्रीज हो रही है और एवरेज कॉस्ट यहाँ पर मिल रही है। तो अपनी जब ये मार्जिनल और कॉस्ट है तो अपना इक्विलिब्रियम कहाँ मिलना चाहिए था, यहाँ मिलना चाहिए था, बट ये ऊपर है तो ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कैटेगरी में आ गया, और यहाँ पर ये तीनों मैच हो रहे हैं, ये लॉन्ग रन का आपका सीन रहता है। नेक्स्ट देखो यार इसके अंदर शटडाउन पॉइंट होता है। शटडाउन पॉइंट किसे बोलते हैं कि जब फर्म्स स्टॉप कर देती है प्रोडक्शन, कब, जब आपका प्राइस जो भी आपका एवरेज कॉस्ट है उससे कम पड़ जाता है। जब आपका प्राइस एवरेज कॉस्ट से कम पड़ जाता है तो ये कंपनीज क्या कर देती है, वही उसको बंद करने का काम कर देती है, फर्म्स को रोक देती है, तो उसे शटडाउन पॉइंट बोला जाता है उस पर्टिकुलर फर्म के उसमें। अब परफेक्ट कॉम्पिटिशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो क्या फ़ायदे होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के। सबसे पहला फ़ायदा है कि एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। दूसरी चीज़ की कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। कैसे नहीं होता भाई कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन, अगर कोई एक कस्टमर है ठीक है और इसे चाहिए लैपटॉप और 70K जो है एवरेज इसकी बजट है, तो 70K के अंदर जो फीचर्स आ सकते हैं, एक कंपनी एक्स है जो वो फीचर्स का 70K में लैपटॉप दे रही है, बट दूसरी है जो खुद की मर्जी से 90,000 का सेम वही लैपटॉप दे रही है, और इधर भी कोई XYZ है जो वापस अगेन 70K का दे रही है। तो यार ये क्या करेगा, इसके पास मल्टीपल नंबर ऑफ ऑप्शंस है, वो किसी भी कंपनी के पास खुद की मर्जी से जा सकता है और वही उसी फीचर्स का लैपटॉप जो है 70K के अंदर ला सकता है। तो यहाँ पर कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। फेयर प्राइसिंग होती है, लगभग कंपनी सेम ही रखती है, कुछ एक आधी होती है जिनके अंदर मची होती है चुल की भाई नहीं थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा रख रहे होंगे तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओवरऑल मार्केट के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और यहाँ पर हाई कंपटीशन होता है यार, सारी तरफ कंपनीज है, सबके पास में जो है कस्टमर्स है और सबके पास में प्रोडक्ट्स हैं, सबके पास में चीज़ें हैं सेल करने के लिए, बेचने के लिए, तो हाई कंपटीशन रहता है। डिसएडवांटेज की बात करें कि यहाँ पर कोई इनोवेशन नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं रहता है, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस के ऊपर काम कर रही होती चीज़ें और कोई भी प्रोडक्ट के अंदर वैरायटी नहीं होती है, सेम ही चीज़ बेच रहे हैं कि यार यही तो प्राइस है, वो भी यही बेच रहा है, हम भी यही बेच देते हैं और इतने ही प्राइस में बेच देते हैं, तो कोई प्रोडक्ट वैरायटी नहीं आती है और लो प्रॉफिट मार्जिन्स रहते हैं। यार सभी क्या चाहेंगे कि हमारा जो है प्रोडक्ट बेचे, हमारा कोई प्रोडक्ट है जो वो खरीदे, हमें प्रॉफिट है ना, तो इस चक्कर में कि यार हमारा प्रॉफिट हो वो एक प्राइस सेट कर देगा, दूसरी कंपनी चाहिए यार वो इतना कमा रहा है तो हम कम क्यों रहे, वो भी उतना ही सेट कर देगा। तो एट द एंड जो है सारी कंपनीज का जो बेचने का जो प्राइस रखते हैं, वो प्राइस डिसाइड कर रहे होते हैं, वो क्या रहता है लगभग सबका सेम ही रहता है, तो वहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है। अगला टाइप ऑफ आपका जो मार्केट आता है वो आता है मोनोपोली। भी यार मोनोपोली वर्ड कहाँ से है, कैसा है, वो चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो। मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर सिर्फ एक ही सेलर होता है, यानी ये अगेन आपका बाजार है और इसके अंदर इस बार जो सेलर है, ये जो ब्लू वाला सेलर बनाया है वो सिर्फ एक ही है बट इसके अंदर जो कस्टमर्स है वो n नंबर ऑफ कस्टमर्स है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, बट कस्टमर्स के n नंबर ऑफ है। ऐसे तरह की जो आपकी मार्केट का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सिर्फ एक ही सेलर होता है, इसके अगल बगल में दूर दूर तक क्या नहीं है, कोई दूसरा सेलर नहीं है, कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। और तब ऐसी कंडीशन के अंदर मान लो वही शैम्पू के पुड़ी की बात कर लेते हैं जो 1 रुपये का मिल रहा था,
इसकी मर्जी है। शैम्पू देखो, सब शैम्पू छोड़ो, नमक का पैकेट की अगर बात करें, नमक का पैकेट तो सब के सब खरीदेंगे और वो मान लो 50 रुपये की थैली मिल रही है ना। अब ये बंदा भी नमक खाएगा, ये भी खाएगा, लगभग हर बंदा खाने के अंदर नमक खाता ही खाता है। और नॉर्मल प्राइस कितना है थैली का, एक पैकेट का नमक की का 50 रुपये। अब ऐसा समझो कि कोई मार्केट है जहाँ पर सिर्फ एक ही है बेचने वाला, सिर्फ वही है जो नमक बेचता है, ठीक है। आस पास तक देखिए कोई कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, कोई सोर्स ही नहीं है कि हम कहीं और से नमक ले सके। ऐसे के अंदर इसकी मर्जी है ये 50 का बेचे या ये 500 रुपये का बेचे या ये इसी नमक की पैकेट को 5000 का बेचे। भाई इसको भी चाहिए, आज नहीं तो कल इसको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। 1 महीने 2 महीने कब तक नहीं खाएगा नमक, भाई वो तो खाना ही पड़ेगा। तो ये होता है ऐसा तरह का जो मार्केट होता है मोनोपोली, कि जहाँ पर सेलर एक होता है, साथ में कोई सब्सटीट्यूट भी एग्जिस्ट नहीं करता है कि भाई ये महंगा कर रहा है तो किसी दूसरे से खरीद लूँ, ऐसा ऑप्शन भी नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होती है, जो फर्म होती है वो पूरा कंट्रोल होता है उसका उसके ऊपर, प्राइस के ऊपर। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम फर्म को क्या बोल रहे होते हैं, प्राइस मेकर बोल रहे होते हैं। आपका जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन था उसमें हम प्राइस टेकर बोल रहे थे, यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, फर्म को प्राइस मेकर बोल रहे होते हैं। यानी मार्केट विद सिंगल सेलर हु कंट्रोल सप्लाई एंड प्राइस। ऐसा मार्केट जहाँ पर सिंगल सेलर होता है, सप्लाई भी वही कंट्रोल करता है और प्राइस भी वही कंट्रोल करता है। ये डिमांड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता है, ठीक है, वो आपका मोनोपोली होता है। फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर सिंगल ही सेलर होता है और बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। सेलर कितना होता है, सिंगल ही होता है और बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वन फर्म प्रोड्यूसेस और प्रोवाइड्स द सर्विस फॉर द होल मार्केट। जो भी पूरा मार्केट है उसको कोई जो है क्या बोलते हैं, कुछ प्रोड्यूस करके कुछ देना है या फिर उनको कुछ प्रोवाइड करवाना है पूरे मार्केट के अंदर, वही इकलौता ही है ये मैनी के अंदर। अब ऐसा समझ लो कि ये जो सेलर है ना, इसने लैपटॉप की 10 क्वान्टिटीज़ अभी प्रोड्यूस करी है, बट मार्केट के अंदर 100 लैपटॉप्स की जो है क्या है, डिमांड है, ठीक है। तो क्या ये 100 डिमांड्स यहाँ से पूरी हो पाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि यही है डिसाइड करने वाला, इसने जितने बनाए होंगे उतने ही बेचेगा। तो इसके पास तो भी कितनी क्वांटिटी है, 10 ही है, तो मार्केट के अंदर 10 ही सप्लाई होगी। तो ये कम्प्लीटली प्राइस टेकर होता है, प्रोडक्शन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, प्राइस इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं होता है। क्लोज सब्सटीट्यूट यानी मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट जो है इकलौता यूनिक होता है, उसकी कोई कॉपी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, उसके जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग बैरियर्स टू एंट्री के लिए स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं ऐसे मार्केट के अंदर। जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं यानी जो सेम वैसा ही कुछ प्रोडक्ट लाना चाहते हैं वो मार्केट के अंदर इजीली एंटर नहीं कर सकते। उसके कुछ आप बैरियर्स बोल सकते हो कि लीगल बैरियर्स हो कि भाई आपको पेटेंट करवाना है, कॉपीराइट का इशू आएगा, गवर्नमेंट लाइसेंसेस वगैरह का झंझट होगा। नेचुरल की अगर बात करें तो कंट्रोल ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज, जैसे डायमंड की माइन से सब, ऐसा नहीं है कि आप भी कल को जाके बोलो कि नहीं यार मैं तो डायमंड की माइन है उसका वो करूँगा, तो नहीं, आपके पास नहीं है। ये जो स्केर रिसोर्सेज होते हैं इनका आप जो है वो क्या नहीं कर सकते, बाजार के अंदर इनको आप बेच नहीं सकते, सप्लाई नहीं कर सकते। उनका क्या होता है, गवर्नमेंट के अंडर में वो रहता है, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनीज को अगर गवर्नमेंट कंट्रोल देती है तो उनके पास में रहता है। इसके अलावा फाइनेंशियल बैरियर्स आते हैं। फाइनेंशियल बैरियर्स कैसे, कि भाई तुम कुछ भी स्टार्ट करना है, कुछ भी धंधा करना है, कुछ भी आपको पहले अपना स्टार्टअप कंपनी बिजनेस कुछ भी खोलना है, सबसे पहले पैसा मांगता है कि जितना ज़्यादा रुपया होगा तुम तब उसको जो स्टार्ट कर पाओगे, तो आपकी जो स्टार्टअप कॉस्ट होगी वो हाई हो जाएगी। जैसे कि मान लो रेलवे बनाना है, अब जैसे गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को वो दे रही है ना, तो कोई तो चाहेगा कि यार मैं यहाँ से लेके वो रूट बनाऊँ, वहाँ पर अभी कुछ रेलवे का है नहीं तो मैं यहाँ पर वो बनाऊँ, ठीक है। उसको बनाने के लिए कितनी कॉस्ट पड़ रही होगी, उसी के अंदर जो है आदमी दब जाता है। तो ये कुछ बैरियर्स होते हैं कि मार्केट में जो एंटर नहीं करने देते नए आने वाले लोगों को, नई आने वाले कंपनीज़ को। सेकेंड चीज़, नेक्स्ट इसकी जो फीचर की बात करें तो वो होगा क्या, प्राइस मेकर, कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर प्राइस टेकर था कि भाई डिमांड क्या है, बगल वाली कंपनीज़ क्या बेच रही है, उन सब के ऊपर फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट कर रहे थे। बट यहाँ पर ऐसा कुछ ही नहीं होता, वो खुद जो है अपना प्राइस क्या करता है, प्रोडक्ट का सेट करता है। इसके अलावा क्वांटिटी भी की कितनी सप्लाई करनी है वो भी खुद सेट करता है। इसमें इम्परफेक्ट नॉलेज रहती है कि बायर्स को हो सकता है जो करंट प्राइस है वो एग्जैक्ट पता ही ना हो, क्योंकि उसके पास, और पता होगा भी तो उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होगा, तो या तो उसे प्राइस के बारे में नॉलेज नहीं होगी या फिर उसके पास में कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा, तो उसे बोलते हैं इम्परफेक्ट नॉलेज की कंडीशन। अगला आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, कि टू सेल मोर यूनिट्स द मोनोपोलिस्ट मस्ट लोअर द प्राइस। ऐसे समझ लो कि जो है वो पर्टिकुलर बंदा और उसने प्राइस रख रखी है 10 के किसी चीज़ की, ठीक है, और डिमांड लोग कर ही नहीं रहे। मान लो कुछ ऐसा सामान होगा जिनको लोगों की ज़्यादा इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है कि भाई 10,000 पर खरीदे तो ही खरीदे, तो अब कंपनी इकलौती है और इसके पास ये जो डिमांड करने वाले लोग हैं वो यही लोग हैं और कोई है ही नहीं। तो ये क्या करेगी, 10,000 रखेगी, पहले दिन भी दूसरे दिन भी, यार अब नहीं खरीद रहे हैं, कितने टाइम रख लेगी, तो वो थोड़ा कम करेगी, वो करेगी 9,000।
तब भी कुछ नहीं हो रहा है, वो और कम करेगी। तो इधर पता चला अच्छा एक डिमांड बढ़ी है, और कम करेगी। तो यहाँ पर क्या रहता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का डिमांड कब रहता है कि जब ज़्यादा यूनिट्स उसको सेल करनी रहेगी तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्राइस लोअर करना ही पड़ेगा, ठीक है। रेवेन्यू कर्व की अगर बात करें तो देखो, इन अ मोनोपोली द एवरेज रेवेन्यू कर्व इज मार्केट डिमांड कर्व बिकॉज द सेलर मस्ट लोअर द प्राइस टू सेल मोर, यानी सेलर को ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए प्राइस को क्या करना पड़ेगा, लोअर ही करना पड़ेगा, कम ही करना पड़ेगा। तो इसमें रिलेशनशिप क्या कैसा रहता है, जो आपका एवरेज रेवेन्यू होता है वो ज़्यादा रहता है मार्जिनल रेवेन्यू से। एवरेज रेवेन्यू क्या रहता है, मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा रहता है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे एवरेज रेवेन्यू कुछ इस तरह से इसकी लाइन आ रही है और मार्जिनल रेवेन्यू की कुछ नीचे आ रही है, तो हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी, यानी जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो ज़्यादा रहेगा। और वहीं पर आप इसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है और एवरेज कॉस्ट है वो भी देख सकते हो, जहाँ पर आपकी कॉस्ट लग रही होती है कि कितनी मार्जिनल कॉस्ट यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, और एवरेज कॉस्ट यानी सारे प्रोडक्ट की वो देखें तो कितनी है। अब यहाँ पर आपको जो ये ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है ये आपका कैसा है, प्रॉफिट है, ये आपका कैसा है, प्रॉफिट है, ठीक है। कि जब आपकी ये एवरेज, ये आपकी जो रेवेन्यू है, ये एवरेज कॉस्ट है, ये जो नीचे से वापस अपवर्ड जाने लगती है, और जो मार्जिनल कॉस्ट है ये भी है, इन दोनों का जब लेवल बराबर आता है तो यहाँ से आपका क्या रेवेन्यू प्रॉफिट स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अंदर देखो कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कम क्यों रहता है एवरेज रेवेन्यू से, क्योंकि कंपनी को ज़्यादा यूनिट सेल करने के लिए अपने प्राइस रिड्यूस करने पड़ते हैं। तो ये 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब मोनोपोली मार्केट होता है और क्योंकि कंपनी खुद ही डिसाइड कर रही है सारा प्राइस, कंपनी ही खुद के जो है सप्लाई क्वान्टिटीज वो डिसाइड कर रही है, तब भी जो उसका जो आपका स्लोप होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है। तो इसका बेसिक सा रीज़न क्या है कि भाई ज़्यादा यूनिट्स को सेल करने के लिए कंपनी को प्राइजेस क्या करनी पड़ती है, रिड्यूस करनी पड़ती है। नेक्स्ट इसके रेवेन्यू कॉन्सेप्ट्स देख लो, वही आपने जो ऊपर देखे थे, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला यहाँ प्राइस इनटू क्वांटिटी रहता है, और एवरेज रेवेन्यू के लिए डिमांड कर्व के अंदर एवरेज रेवेन्यू और प्राइस जो है दोनों बराबर रहते हैं, और आपका मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा एवरेज रेवेन्यू से कम रहता है क्योंकि प्राइस डिक्रीज करने पड़ते हैं ज़्यादा क्वान्टिटीज़ को सेल करने के लिए। अब मोनोपोली के भी कुछ टाइप्स होते हैं, एक आपका होता है प्योर मोनोपोली, यानी बिल्कुल भी सब्सटीट्यूट नहीं होता है, जैसे लोकल वाटर सप्लायर्स होते हैं, आपके घरों में पानी आता है, टाइम टू टाइम पानी आता है, आपके पास में और कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, टैंकर मंगवा लो वो अलग चीज़ है, बट पानी सप्लाई का और कोई दूसरा सोर्स नहीं है। जैसे नलकों में पानी आता है तो और कोई दूसरा सोर्स नहीं है, सिर्फ वही लोकल वाटर सप्लायर्स हैं। उनकी मर्जी हो तो वो सुबह को पानी छोड़े, मर्जी हो तो शाम को छोड़े, मर्जी हो तो लेट नाइट छोड़े, और मर्जी हो तो छोड़े ही ना। तो उनकी प्योर मोनोपोली होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लीगल मोनोपोली, जब लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है, जैसे पेटेंट वगैरह हो गया, कॉपीराइट वगैरह हो गया। आप कल को स्टार्ट हो जाएगी यार, नहीं मैं तो अपना ऑफिस खोलूंगा और मैं लोगों को कॉपीराइट प्रोवाइड करवाऊंगा, तो आप कौन होते हो भाई कॉपीराइट प्रोवाइड करवाने वाले। इसकी लीगल मोनोपोली है सरकार के पास में, वो कॉपीराइट का वो देती है, वो पेटेंट का वो कर रही होती है ना। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोनोपोली आता है नेचुरल मोनोपोली। अब नेचुरल मोनोपोली क्या होता है कि भाई ड्यू टू लार्ज इकोनॉमिक ऑफ स्केल, जब मतलब इस तरह से समझो, रेलवे हो गया, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया। अब ये क्या है, ऐसा तो नहीं है एक ही जगह चाहिए या फिर सिर्फ आपके घर में ही चाहिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, या फिर सिर्फ आपको ही जो रेलवे की सर्विसेज लेनी है। ये क्या है, वर्ल्ड वाइड है। ये क्या है, इंडिया का अगर देखें तो पूरे अक्रॉस द अपना कंट्री है ना। तो ऐसी जो चीज़ें जिनका स्केल ऑफ एरिया ज़्यादा होता है, जब इसको ज़्यादा कंज्यूम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और उसका जो स्प्रेड एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, फिजिकल एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, तो नेचुरल मोनोपोली की उसमें आता है। रेलवेज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गया, ये आपका कौन सी कैटेगरी में आता है, नेचुरल मोनोपोली की उसमें आता है। अगला आता है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली क्या होता है, डिफरेंट प्राइजेस जो है चार्ज किए जाते हैं। अब देखो वही आपके कॉलेज वाली बात, अब कॉलेज की मर्जी है कि वो कितने प्राइस रख रहा है। वो बीटेक का 1 साल का कोर्स कुछ कॉलेजेस है जो 60,000 के अंदर भी करवा रही है, कुछ कॉलेजेस है जो 1 लाख भी चार्ज कर रही है, और कुछ कॉलेजेस है जो 20 वहाँ तक भी पहुँच रही है ना, 15 लाख टू 20 लाख पर ईयर का चार्ज कर रही। ऐसी भी कॉलेजेस एग्जिस्ट कर रही है, तो वो कॉलेज खुद पर डिपेंड कर रहा है भाई वो कितना रख रहा है। तो यहाँ पर ये कॉलेज या ये फर्म बोल दो इसे, ये क्या है, खुद प्राइस मेकर है ना, खुद बना रही है। बट अब इसके अंदर भी कॉलेज के ऊपर ही अगेन ये चीज़ भी कॉलेज पर डिपेंड कर रही है कि वो कौन से वाले बच्चे से कितना पैसा चार्ज कर रही है। कोई उसके अगर जानकारी से आया तो उसका कितना रख रहा है, किसी टीचर के थ्रू आया तो उसका कितना रख रहा है, कोई 2 रिलेशन के अंदर आए हैं, फिर कोई 2 साथ के अंदर एडमिशन लेना है तो उनका कितना क्या डिस्काउंट हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, प्राइस का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो ये आपका डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के अंदर आता है। इसमें एक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में देखो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री जो हमने ऊपर बात करी थी, तो ये अलग अलग डिग्रीज के अंदर इनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। अब यहाँ पर फर्स्ट डिग्री के अंदर कौन से कस्टमर्स आ रहे होते हैं, तो कंज्यूमर्स या कस्टमर्स बोल दो। चार्जिंग ईच कस्टमर द मैक्सिमम दे आर विलिंग टू पे, ये फर्स्ट डिग्री के अंदर आता है। ऐसे समझो कि कोई है एक वो नहीं होता ऐसा कि मतलब
क्या बोलते हैं उसे यार, जो बोली लगती है कि भाई ये 10 लोग बैठे हुए होते हैं और किसी एक चीज़ की बोली लग रही होती है, वो उसको नाम नहीं याद आ रहा है ना, वो मान लो कोई प्रोडक्ट टैक्स है ना, और उसके लिए यहाँ पर अलग अलग वो बैठ रखे थे। इसने बोला कि यार मैं इसका जो है 10,000 रुपये दूंगा, इसने बोला नहीं मैं 20, नहीं मैं 30, इस तरह से जो मैक्सिमम बोला, और अब उसके बाद में कोई नहीं बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 50K बोल दिया कि मैं 50,000 इसके लिए दे दूंगा, और अब ये 1 2 3 तक काउंटिंग होती है, देन ओके ये प्रोडक्ट इनका हो गया, और इनसे जो है 50,000 ले लिए जाते हैं। तो ये वाला जो टाइप आता है किसमें आता है, आपका फर्स्ट डिग्री में आता है, ठीक है। सेकंड डिग्री के अंदर कौन सा आता है, चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज़, अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए अलग अलग जो है प्राइजेस चार्ज किए जाएं। ये आपने एग्जांपल आपको पता रहेगा, अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, आप सब्जी खरीदने जाते हो, आप नहीं गए हो तो कभी मम्मी के साथ में गए होंगे, कभी बड़ी बहन के साथ में गए होंगे, है ना। सब्जी खरीदने जाते हो तो वहाँ पर ऐसा नहीं बोलता कि अगर 20 रुपये का खरीदोगे तो कुछ इतनी क्वांटिटी दूंगा, और अगर 30 का खरीदते हो तो उसका मतलब कुछ कई बार डबल दे दिया जाता है, ऐसी कुछ क्वांटिटी बताई जाती है। तो वो वाला आपका जो एग्जाम्पल है वो इसके अंदर आता है कि जब अलग अलग क्वांटिटीज़ के लिए अलग अलग प्राइस जो है चार्ज किए जाते हैं। और थर्ड डिग्री के अंदर क्या आता है, जब चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट ग्रुप्स, जब अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग प्राइजेस जो है चार्ज किए जाते हैं। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल दूँ तो आप उसके अंदर जो आपकी सिटी की लो फ्लोर बसेस होती हैं उनके अंदर आप ट्रैवल करते हैं ना, तो स्टूडेंट चार्ज कम लगता है। सेम डिस्टेंस है, मुझे भी एक्स लोकेशन से वाई लोकेशन के ऊपर जाना है ना, स्टूडेंट जा रहा है तो उसका या तो 10 रुपये चार्ज लगेगा, या फिर मैक्सिमम 15, मैक्सिमम 20 रुपये चार्ज लगेगा। वहीं पर कोई अडल्ट या कोई ऐसा सिटीजन जा रहा है जो आदमी या पुरुष है, जो स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, उनसे वहीं के 30 रुपये चार्ज कर लिए जाते हैं, 45 रुपीज़ चार्ज कर लिए जाते हैं। तो ये क्या है, सिर्फ उनके ग्रुप के बेसिस के ऊपर, ये स्टूडेंट कैटेगरी में आ रहे हैं, ये आपके अडल्ट, वहीं सीनियर सिटीजन होता है, किसी किसी के चार्ज ही नहीं लग रहा होता है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये अलग अलग ग्रुप्स के बेसिस के ऊपर जब प्राइजेस का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो उसे थर्ड डिग्री के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर डाला जाता है। तो आई होप आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री का जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, जो हमने इनिशियल के अंदर स्टार्टिंग के अंदर स्टार्ट करा था, वो आपको समझ आ गया। अब आपके मोनोपोली के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो सबसे पहला होता है कि इकोनॉमी ऑफ स्केल, लो स्केल की इकोनॉमी होती है। सेकंड की कॉन्टिन्यूअस सप्लाई रहती है, इसके अंदर यूजफुल होता है पब्लिक यूटिलिटीज़ के अंदर, और एनकरेज करता है इनोवेशन के लिए, क्योंकि हाई प्रॉफिट चाहिए उस कंपनी को। तो वो क्या चाहेगा, कुछ ऐसा नया प्रोडक्ट लेके आएगी, मेरी प्राइस चाहे हाई रखूँ मैं, बट कंज्यूमर क्या है, खरीदना है, लोग क्या है, खरीदना है। क्यों खरीदना है, क्योंकि कुछ उन्हें इनोवेशन दिख रहा है, कुछ उन्हें नई चीज़ दिख रही है जो उन्हें उत्साहित कर रही है कि हाँ भाई खरीदूंगा, जो उन्हें इनकरेज कर रहा है ना। डिसएडवांटेज की क्या बात, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं मोनोपोली के अंदर, सबसे पहली चीज़ की हाई प्राइसेस होते हैं, कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उस फर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो कितने प्राइसेस रख रही है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स होता है, अब कंज्यूमर को चाहे कितनी ही ज़्यादा ज़रूरत है, अगर कंपनी ने डिसाइड कर लिया, फर्म ने डिसाइड कर लिया कि वो प्राइसेस लो नहीं करेगी तो वो नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। नेक्स्ट आता है लेस चॉइसेस, क्योंकि अनदर कोई सब्सटीट्यूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, सिर्फ वही ऑप्शन होता है, तो चॉइसेस कम होती है, इसका एक डिसएडवांटेजेस होता है। इनएफिशिएंसी होती है और पुअर क्वालिटी रहती है, क्योंकि कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, तो यार इस पर डिपेंड, क्योंकि ये तो अगर इनोवेशन लेके आ रहा है क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए, बट उसका ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कुछ नई चीज़ लेके नहीं आएगा। क्वांटिटी या क्वालिटी के अंदर उतना कुछ वो रखेगा नहीं, तो क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं, उसे कोई हराने वाला नहीं, मात देने वाला नहीं है, तो वो पुअर क्वालिटी की बात यहाँ पर इसमें आ जाती है। ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। रियल वर्ल्ड की एग्जांपल्स की बात करें तो देखो यार, इंडियन रेलवेज जो है वो आपका इसके कैटेगरी में आता है। अगर हम इनिशियल जो स्टार्टिंग की बात करें, जो डी बियर्स कंपनी है ना, इनका जो वो था, इनके प्रोडक्शन और जो डिस्ट्रीब्यूशन था, ग्लोबल प्राइजेस, इनका मतलब पूरा एक काफ़ी टाइम तक, एक डिकेड्स ऑफ टाइम बोल सकते हो, जिसमें इन्होंने क्या करा, कंट्रोल करा डायमंड के उसके ऊपर प्रोडक्शन पे। लोकल यूटिलिटीज़ की बात करें तो मैंने ऊपर आपको पानी वाला सप्लाई वाला बात करा, वो क्योंकि नेचुरल मोनोपोली आ जाती है उसके ऊपर। और पेटेंट, ड्रग्स, ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है मोनोपोली रखती है। जो लीगल सेलर्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को, जो लीगली सेल कर रहे होते हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ होता है। बाकी जो ये सेविंग ड्रग्स होते हैं, जैसे कैंसर वगैरह की दवाई, हर कहीं पर नहीं बिक रही होती है ना। तो इन चीज़ों में क्या होती है, मोनोपोली होती है। मोनोपोली के अलग अलग टाइप भी देख लिया, नेचुरल भी हो सकता है भाई, लीगल भी हो सकता है, अलग अलग। तो ये आपके दो तरह के कंपटीशन हो गए। नेक्स्ट आता है आपके पास में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भाई कौन से, कब आया था, किसने क्या डेवलप करा था, वो थोड़ा सा आप यहाँ से देख लेना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब क्या होता है, यानी एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है, ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर मेनी सेलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं। प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड नॉट आइडेंटिकल, प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल नहीं होते, अलग अलग होते हैं, डिफरेंशिएटेड होते हैं। फर्म्स हैव सम कंट्रोल ओवर प्राइजेस, फर्म्स के पास में कुछ, सम वर्ड यूज हुआ है यहाँ पर कि कुछ कंट्रोल है जो उनके पास में होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोनोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन।
परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों का मिक्सचर कैसे है मैं वो भी बता देती हूँ। देखो पहली चीज़ यार कि मैनी सेलर है, बहुत ज़्यादा सेलर्स है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये परफेक्ट कंपटीशन की कैटेगरी में आ गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर बोल रहा है कि प्राइस के ऊपर कुछ कंट्रोल होता है, तो ये जो कुछ कंट्रोल है, ये कुछ कंट्रोल आपको इसे मोनोपोली की कैटेगरी में डाल देता है। तो आप इसे यहाँ से बोल सकते हो कि ये जो है मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन दोनों का जो है मिक्सचर है। तो इसको आप डिफाइन कैसे करोगे कि अ मार्केट वेयर फर्म्स सेल सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, यानी जब मार्केट के अंदर फर्म्स सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रही होगी, आइडेंटिकल नहीं, एंड गिविंग देम लिमिटेड प्राइस पावर, और उनके पास में कुछ उनकी जो है प्राइस पावर भी रह रही होंगी। की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखो, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वही चीज़ जो, क्योंकि हम बोल रहे हैं ये आपका मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन दोनों का जो है, तो यहाँ पर क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा बायर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सेलर्स होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो इसका कोर फीचर है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अब डिस्क्रिमिनेशन नाम आ रहा है बार। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कैसे, क्योंकि हमने बात करी कि यहाँ पर जो है कहाँ गया, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स जो है सेल हो रहे हैं, आइडेंटिकल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट बट डिफर इन टर्म्स ऑफ ब्रांडिंग, क्वालिटी, पैकेजिंग एंड फीचर्स। इन कुछ फीचर्स की वजह से वो जो है क्या कर जाता है, डिफर कर जाता है। जैसे कि दो अगर हम टूथपेस्ट की बात करें, कोलगेट और पेप्सोडेंट है, दोनों ही कंपनी क्या कर रही है, टूथपेस्ट सेल कर रही है, बट इनकी ब्रांड अलग है, इनका कंपनी का नेम अलग है, इनका फ्लेवर अलग है। तो वो कंज्यूमर की आइज़ के अंदर क्या है, एक डिफरेंस बनाता है। अच्छा मुझे ये तो कोलगेट लेना है, कोई बोलेगा नहीं यार मुझे तो पेप्सोडेंट लेना है ना। तो ये क्या होता है, उनकी ब्रांड के हिसाब से, उनके फ्लेवर के हिसाब से क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है। ये मेन कोर फीचर होता है। अब इसके अंदर भी आपका फ्री एंट्री होता है, फ्री एग्जिट होता है, क्योंकि फर्म्स जो है कभी भी इसके अंदर एंट्री कर सकती है। अगर उन्हें प्रॉफिट दिखता है कि यार मैं इस पर्टिकुलर के अंदर ये धंधा करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या होता है, फ़ायदा होगा। किसी को लगे यार नहीं यार यहाँ तो नुकसान होगा, तो वो एग्जिट कर सकता है, चुपचाप से निकल लेगा वहाँ से, गलती मार लेगा। नेक्स्ट आता है यार सेलिंग कॉस्ट। ये जो है एडवर्टाइजिंग के ऊपर, देखो आपने देखा होगा कि जो चीज़ मतलब जो जितना ज़्यादा बोलता है उसका सामान तो बिक जाएगा, और जो चुपचाप रहेगा वो मतलब अपना सोना भी नहीं बेच पाएगा, और जो बोलेगा वो अपने पत्थर भी बेच देगा। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है, एडवर्टाइजमेंट बहुत काम करती है ऐसे एरियाज़ के अंदर। जो फर्म्स होती है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, मार्केटिंग के अंदर, सेल्स प्रमोशन के अंदर क्या करती है, वो लगाती है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों के पास में, ज़्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के पास में उनकी रीच बढ़ेगी, और जितना लोगों को सुनने को मिलेगा, लोग उतना, पहले तो देखो सबसे पहली बार सुना उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार सुना अच्छा ये तो मैंने पहले भी सुना था, फिर उनके दिमाग में वापस उनको वही सुनने को मिला, वापस वही कहीं ब्रांडिंग उनको पोस्टर मिला, वापस उन्होंने किसी ऐड के अंदर उसी को देख लिया। यानी जितना उनके सामने वो चीज़ आएगी नज़र में, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, बोला अच्छा यार ये क्या नया आया मार्केट के अंदर, वो देखेगा और किसी को पसंद आया तो परचेज करेगा। तो एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पर बहुत वो बढ़ता है। तो सेलिंग कॉस्ट यहाँ पर इसका एक आप फीचर डाल सकते हो। नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन कैसे कि फर्म्स होती है वही फैक्ट्री के अंदर, मतलब जो फर्म्स होती है वो कम्पीट कर रही होती है, कैसे कि भाई हर कोई चाहेगी कि मैं बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करूँ, तो ताकि वो मेरे जो है प्रोडक्ट्स लें। उनकी पैकेजिंग, अब कॉलगेट है जो टूथपेस्ट है वो 10 कंपनीज बेच रही है, सबकी पैकेजिंग अलग अलग है। कोई उनका रेड कवर करती है और उनके ऊपर वो कुछ क्रिस्टल सा चमकीला सा लगाती है, जिससे उनके ऊपर वो जाता है, ध्यान जाता है। कोई अपना पूरा का पूरा वाइट रखेगी, वो है ना, कोई ब्लू रखेगी और उसके अंदर एकदम अलग से चमकते धमकते ऐसे सफ़ेद दांत लगा देगी। तो ये क्या होता है कि वो कि ऐसा पैकेजिंग वो रखेगी कि लोगों को देखते ही नज़र, अच्छा ये तो टूथपेस्ट है, ये लेना है, देखते ही नज़र चले जाए, ठीक है। फिर इसमें आता है पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये आपका मोनोपोली क्या मिक्सचर और परफेक्ट कंपटीशन दोनों का मिक्सचर है। तो मोनोपोली के अंदर की भाई प्राइस कंट्रोल रहता है। कुछ ऐसे समझो कि अभी एप्पल जो कंपनी है उसका अपना ब्रांड है, एप्पल का अपना ब्रांड है, यानी कोई कल को कितना ही बढ़िया फीचर वाला फ़ोन लेके आ जाए, इसका अपना ब्रांड अपना ही है, लोग इसके फ़ोन खरीदना बंद तो नहीं कर रहे हैं। तो किसी की अपनी ब्रांड लॉयल्टी होती है, वो चाहे प्राइस लगातार इंक्रीज़ करते जाएँ, कस्टमर्स लूज़ नहीं करती है। जैसे हर आने वाले टाइम में, हर आने वाले थोड़े टाइम पीरियड के अंदर ये क्या कर रही है, एप्पल कंपनी क्या कर रही है, नया वर्जन लॉन्च कर रही है, कभी 12 कभी 13 ऐसे लॉन्च करते जा रही है ना, और लोग क्या कर रहे हैं, हर आने वाले नए उसको खरीद भी रहे हैं। तो ये होता है आपका ब्रांड लॉयल्टी, से बोलते हैं आपका पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइसेस। अब इसके भी डिमांड और रेवेन्यू कर्व्स होते हैं। डिमांड और रेवेन्यू कर्व्स के अंदर आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की उसमें ध्यान रखना है। शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, जो भी आपका मार्जिनल रेवेन्यू और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो दोनों के दोनों बराबर होते हैं।
दोनों के दोनों बराबर होते हैं, और जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कट कर रही होती है मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से। तो देखो यहाँ पर ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू का है और ये मार्जिनल कॉस्ट जा रही है, तो सबसे नीचे वाले फैक्टर एरिया से यहाँ से आपको ये कट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है जहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होता है, और लॉसेस के केसेस में क्या रहता है, आपका एवरेज रेवेन्यू जो होता है एवरेज कॉस्ट से कम रहता है। लॉन्ग रन अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, इसको आप नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपका शॉर्ट रन के उसमें आ गया। अगर देखो फॉर्म्स क्या अर्न कर रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है ना, इट मीन्स कि जो नई फॉर्म्स हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट्स के साथ में क्या कर सकती है, मार्केट के अंदर एंटर कर सकती है, नई ब्रांड ला सकती है अपना। अगर जो शिफ्ट आ रहा है एग्जिस्टिंग ब्रांड्स के डिमांड कर्व के अंदर लेफ्ट की तरफ, इट मीन्स कि ये ज़्यादा इलास्टिक है, यानी वो लेफ्ट की तरफ जब शिफ्ट हो जाए तो वो ज़्यादा इलास्टिक है। इवेंचुअली जो प्राइस है AR जो आपका एवरेज रेवेन्यू है वो अगर इक्वल हो जाता है एवरेज कॉस्ट के, और फाइनल रिजल्ट के अंदर क्या होता है कि लॉन्ग रन के अंदर जो फर्म्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर है वो एट द एंड नॉर्मल प्रॉफिट में आ जाती है। क्योंकि जब इनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखा, जब कंपनीज को लगा कि नहीं यार इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो क्या करेगी, नई ब्रांड्स होगी वो उसके अंदर एंटर करेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी जो यहाँ पर इनका वो था ग्राफ था, है ना, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये इलास्टिक बनेगा, जितनी ज़्यादा आ जाएगी तो खुद कॉम्पिटिशन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते होते ग्राफ कुछ ऐसा आया, और एट द एंड क्या होगा, जो आपका एवरेज रेवेन्यू हो रहा था और जो आपकी एवरेज कॉस्ट लग रही थी वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वापस वो किसका केस बन जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट का केस बन जाएगा। तो लॉन्ग रन के अंदर क्या रहता है, ये नॉर्मल प्रॉफिट बन जाता है, कौन, मोनोपोलिस्टिक उसके अंदर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। सुपर नॉर्मल के केस में क्या होता है, प्राइसेस यार एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा रहेंगे, नॉर्मल के अंदर दोनों बराबर रहेंगे, और लॉसेस के अंदर क्या रहेंगे, प्राइस आपके एवरेज कॉस्ट से कम हो जाएंगे। तो सबके अंदर ये तो यही चीज़ है। एडवांटेजेस की अगर बात करें तो देखो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, यहाँ पर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास में चॉइसेस होती है। इनोवेशंस और ब्रांडिंग का यहाँ पर वो खूब रहता है रोल, क्योंकि इसी की बेसिस के ऊपर जो है प्रोडक्ट्स का डिफरेंशिएट किया जा रहा है कस्टमर्स के द्वारा। मॉडरेट प्राइसिंग रहती है यहाँ पर, ना ज़्यादा हाई रहती है ना ही ज़्यादा कम रहती है। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो हाई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगती है, क्योंकि कंपनीज का जितना ज़्यादा ब्रांडिंग होगा उतने ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, तो उसके लिए उन्हें ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगानी पड़ेगी। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, प्राइजेस जो है हायर होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन से, और फुली एफिशिएंट नहीं होता है। एग्जांपल्स की बात करें तो सोप की, शैम्पू की, आप देखो कि मतलब जो अगर आप यूट्यूब खोल के बैठ जाओ और वहाँ पर देखने लगो तो 1 घंटे की वीडियो में कोई 100 ऐड आ जाती है, और इनके अंदर लगभग ऐड आपको ये वाली दिख रही होगी। आप टीवी देखते होंगे, न्यूज़ के बीच में कितनी ज़्यादा एड्स आती हैं। तो मतलब ये जो इंडस्ट्री है शैम्पू की, सोप की इंडस्ट्री भरी पड़ी है, मतलब हर कोई दूसरी कंपनी सेम ही चीज़ बना रही है। कोई बोल रहा है यार हमारा ये फ्रेग्रेंस अच्छा है, कोई बोल रहा है हमारा ये फ्लेवर अच्छा है, कोई बोल रहा है हमारी इसमें ये खुशबू आती है, इससे ये चीज़ हो जाती है। ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स बोल के अलग अलग फीचर्स बताकर बेचे जा रहे हैं। चीज़ सेम ही है, बस उनकी ब्रांड वैल्यू की वजह से जो चीज़ें बिक रही है वो बिक रही है। बाकी मार्केट के अंदर जिन्हें लग रहा है यार इसमें तो प्रॉफिट है, वो एंटर हो रही है और वहाँ से कॉम्पिटिशन हर बार बढ़ते ही चले जा रहा है। तो एट द एंड जो ऐसा आपका कर्व था वो कहाँ पर आ जाता है, मार्जिनल कॉस्ट और उसके आपका परफेक्ट उसके प्रॉफिट में आ जाता है, कि ना ही ज़्यादा लॉस हो रहा है ना ही ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। फूड रेस्टोरेंट्स देख लो, बहुत ज़्यादा है रेस्टोरेंट्स, अब तो मतलब अलग अलग दुनिया भर के बन गए, अलग अलग ब्रांड नाम बना लिया और अलग अलग चल रहे हैं ना। ये सारे के सारे क्या आपका मोनोपोलिस्टिक के इसमें आते हैं। क्लोथिंग ब्रांड्स देख लो, स्मार्टफोन ऐप्स जो है इनके देख लो, ये सारे के सारे इसके रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है मोनोपोलिस्टिक है, जो आपके ब्रांड वैल्यू की वजह से थोड़े प्राइस मेकर होते हैं कि अपना थोड़ा प्राइस रख लिया, बट एट द एंड जो कॉम्पिटिशन चल रहा है मार्केट के अंदर, जो कंज्यूमर्स का बिहेवियर देखा जा रहा है, उस हिसाब से उन्हें वापस से देखना भी पड़ता है और वापस उसको प्राइस को सेट भी करना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें आपकी मोनोपोलिस्टिक के अंदर आ जाती है। लास्ट आपका जो टाइप आता है इसका, वो आता है ओलिगोपोली। अब देखो यार, जो द टर्म ओलिगोपोली इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओलिगोस, ये थोड़ा सा आप देख लेना कि कहाँ से क्या टर्म आई है और किसने क्या दिया है। इसका मार्केट स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ये बोलता है कि देयर आर फ्यू लार्ज फर्म्स, कि फर्म्स कैसी होती है, बड़ी होती है और कुछ ही होती है, फ्यू होती है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि या तो एक ही है मोनोपोली के अंदर या मेनी है मोनोपोलिस्टिक और परफेक्ट के अंदर, बट ओलिगोपोली में ना तो एक है और ना ही मेनी है। कैसी है, फ्यू है, यानी कोई 1000, 1500, 1200, 50, 100 ऐसी भी नहीं है, और सिर्फ एक भी नहीं है, 5, 7, 10, 15 ऐसा कुछ समझ सकते हो कि जब फ्यू लार्ज फर्म्स है मार्केट के अंदर, ईच फर्म इन्फ्लुएंसेस द मार्केट। और मान लो एक बाजार है और उसके अंदर 7 कंपनियाँ एग्जिस्ट कर रही है, ये 6 ये 7 बना दी मैंने, और अगर एक कंपनी भी
प्राइस ज़्यादा या प्राइस कम करती है तो उस मार्केट को अफेक्ट करती है, ठीक है। एंड फर्म्स आर इंटरडिपेंडेंट, वही बात आ गई, अगर कोलेटरल बना लिया इन्होंने आपस में तो ये क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हो जाएगी। या फिर सिर्फ ऐसे ही बात करें तब भी इंटरडिपेंडेंट होगी। कैसे, अब 6 की 6 फर्म है, ठीक है, और 6 ही फर्म मान लो कुछ चीज़ बना रही है, तो यार इनका रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? जब 6 की 6 चीज़ कुछ ना इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बना के लॉन्च कर रही है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? तो कुछ इनकी सप्लायर फर्म्स भी होंगी जिनका अपना खुद का ओलिगोपोली चल रहा होगा, जिनका आपस में मान लो कोई 3 फर्म्स है जो रॉ मटेरियल्स की सप्लाई कर रही है ना, कुछ 3 फर्म्स है जो आपकी प्रोडक्ट्स बनाकर बेच रही है, और कोई 1 या 2 फर्म्स है जो क्या कर रही है, इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, इन रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के लिए मशीनरीज जो होती हैं वो बेचने का काम कर रही है। तो ऐसा कुछ समझ लो, ऐसा कुछ मार्केट है। तो ये भी आपका फ्यू लार्ज फर्म्स का ही हो गया। और मान लो कोई एक भी आपका प्राइस कम या ज़्यादा करता है, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल बेचने वाली जो फर्म्स थी उन्होंने बोला यार हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा महंगा बेचना चालू करेंगे, तो इन्होंने जो रॉ मटेरियल था उसकी कॉस्ट बढ़ाई, है ना, रॉ मटेरियल को ज़्यादा प्राइस में बेचा। अब रॉ मटेरियल ज़्यादा में बेचा तो यार जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही थी, जो आज तक 5 रुपये में चीज़ दे रही थी, अब क्या वो 5 में दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। क्यों? क्योंकि यार उसकी तो कॉस्ट ज़्यादा लग रही है ना, तो इस 5 वाले प्राइस को बढ़ाकर कितना कर देगी, 7 कर देगी। तो ये होता है आपका इन्फ्लुएंस करता है, एक भी फॉर्म अगर कुछ ऊपर नीचे कर देती है तो बाकी को अंदर इन्फ्लुएंस पड़ता है पूरे मार्केट में, और फॉर्म्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है, वो मैंने आपको बता दिया। अलग अलग मटीरियल की फॉर्म्स है तो ऑब्वियसली एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, अ मार्केट विद स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स वेयर ईच फर्म्स डिसीजन अफेक्ट अदर, यानी एक स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स का मार्केट है जहाँ पर एक भी फर्म का या फिर किसी भी फर्म का जो डिसीजन है दूसरियों को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो फ्यू डोमिनेंट फर्म्स, कुछ ही डोमिनेंट फर्म्स होती हैं, जैसे 3 से 5 फर्म्स ऐसी हैं जो 80% ऑफ द मार्केट को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, 90% ऑफ द मार्केट को कंट्रोल कर रही है। इंटरडिपेंडेंस की बात करेगी, ये इसका सबसे मोस्ट यूनिक फीचर है। अभी तक हमने किसी के अंदर नहीं पढ़ा कि यार इंटरडिपेंडेंस है, ये इंटरडिपेंडेंस है और ये इसका मोस्ट यूनिक फीचर है ओलिगोपोली का। इसके अंदर क्या रहता है, जो मैंने बताया कि एक जो फर्म है वो क्या कर रही है, अगर प्राइस के अंदर थोड़ा भी चेंज करती है तो डायरेक्टली दूसरों को अफेक्ट करता है। इसके अलावा आप इंटरडिपेंडेंस राइवल्स की कैटेगरी से भी बोल सकते हैं, और प्रोडक्ट वाली जो मैंने बताया उसके हिसाब से भी एग्जाम के अंदर लिख कर आ सकते हैं। बैरियर्स टू एंट्री की बात करें तो देखो यार, एंट्री इज़ डिफिकल्ट ड्यू टू हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहली चीज़ की ऑब्वियसली कोई एक कंपनी है, फर्म है, बहुत बड़ी है ना, और उसके पास में कोई हज़ारों मशीन्स हैं जो क्या कर रही है, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्रिएट कर रही है। तो यार इतनी सारी मशीन्स ये कंपनी लगा के इतने प्रोडक्ट बना के बाजार में बेच रही है, कोई नई कंपनी आएगी वो 1 या 2 मशीन लगा के, क्योंकि इतना ही कॉस्ट होगा यार उसके पास इनिशियल लेवल पे, इतना लगा के मार्केट में क्या ही बेच पाएगा और क्या ही मुनाफा कमा पाएगा। तो जो इनिशियल इतना ही बड़ा मार्केट बना, इतना ही बड़ा अपना सप्लाई सिस्टम बनाने के लिए उसके पास में कैपिटल चाहिए होगी जो उसके पास में स्टार्टिंग में नहीं आएगी, तो ये एक बैरियर होता है। इसके अलावा पैटेंट्स हो गए, रॉ मटेरियल का एक्सेस हो गया, या फिर ब्रांड लॉयल्टी। एक चीज़ बताओ, एक अपना एप्पल की अपनी ब्रांड है ना, सैमसंग की अपनी है, ओप्पो की अपनी है, रेडमी की अपनी है, तो ये अपनी अपनी ब्रांड है। आप कल को एक लेके आओ, आपका नाम कुछ भी एक्स से XYZ जो भी नाम है उस नाम से या किसी भी और नाम से आप कंपनी लेके आओ, तो आते ही आप चाहिए वो प्रोडक्ट 10,000 रुपये में दे दो, जो चीज़ ये 40,000 में दे रहे हैं, 10,000 में चलो आप कहाँ से ही दे पाओगे। एक अज्यूम कर लेते हैं कि आप वही सेम चीज़, सेम क्वान्टिटी, सेम क्वालिटी, सेम फीचर्स का सेम फ़ोन जो है, जो ये एक्स कंपनी 40,000 का बेच रही है, जिसकी ऑलरेडी मार्केट के अंदर ब्रांड वैल्यू है, और वही सेम फीचर्स का आप लेकर आओ 10,000 में, बट आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी को जानता कौन है, आपके पास में सेम सारे सेम चाहे फीचर्स हो, आपसे कोई खरीदने का रिस्क नहीं लेगा, वो 40,000 रुपये लगा लेगा, आपके 10,000 आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। बोले कंपनी आई है, कल को कहाँ सर्विसेज मिल रही होगी, क्या मिल रही होगी। हाँ, एक बार अगर एंट्री होके तुम बैठ जाते हो, जम जाते हो तो फिर चल जाता है, बट जो स्टार्टिंग का ये जो बैरियर टू एंट्री है वो रहता है। ब्रांड लॉयल्टी की बात कर लो, रॉ मटेरियल एक्सेस की बात कर लो, कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात कर लो। इसके अलावा इसके अंदर नॉन प्राइस कंपटीशन होता है कि जो फर्म्स होती है वो मतलब इन्हें इस चीज़ का डर रहता है कि अगर हमने एक बार मान लो 4 कंपनी है ना, अगर इस कंपनी ने बोला कि यार मैं मेरा फ़ायदा चाहती हूँ और इसने प्राइस बढ़ाया,
तो क्या ये कंपनी पूरा माल खुद ही बना ले रही है? यानी उसका रॉ मटेरियल, उसके पास मशीनरीज, जो भी चीज़ें चाहिए एक चीज़ को बनाने में, क्या सारी चीज़ें खुद के पास है? नहीं है ना। तो इसके प्राइस बढ़ाने पे बाकी 3 कंपनीज क्या करेगी, आपस के अंदर समझौता कर लेगी, बोले इसको कुछ ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए ना, अब एक काम करते हैं, इसकी अपन सप्लाई बंद कर देते हैं। रॉ मटेरियल ये बोलेगी यार मैं रॉ मटेरियल देती हूँ, मैं अब इसको देना बंद कर दूंगी। ये बोलेगी यार मैं इसको लेबर्स प्रोवाइड करवा रही थी, मैं ये नहीं करूँगी। मशीनरीज प्रोवाइड करवा रही थी, मैं ये नहीं करूँगी। तो एट द एंड लॉन्ग टर्म के अंदर इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये जो है डर बैठा रहता है ऐसे मार्केट के अंदर, ओलिगोपोली मार्केट के अंदर, कंपनीज के अंदर, यार ऐसे किसी रीज़न की वजह से कहीं मेरा क्या ना हो जाए, डाउन ना हो जाए, मेरे को एट द एंड क्या ना हो, लॉस ना उठाना पड़े। तो वो चीज़ रहता है यहाँ पर नॉन प्राइसिंग कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन रहता है। एंड नेक्स्ट आता है इनडिटर्मिनेटनेस ऑफ डिमांड कर्व। इसके अंदर इसका क्या मतलब हुआ कि जो फर्म्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहती है। यानी अगर एक भी फर्म ने थोड़ा सा भी कुछ चेंज करा तो हो सकता है या तो उसकी राइवल कंपनीज फॉलो ना करे, और या हो सकता है कि उनका भी और उससे जो है अपोजिट के अंदर बढ़ जाए, तो वो कंपनी लास्ट में नुकसान में आ जाती है। तो इसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेटनेस ऑफ डिमांड कर्व, यानी आप डिमांड के कर्व का वहाँ पे पता नहीं लगा सकते। इसके अगर हम पहले टाइप्स की बात करें ओलिगोपोली की, तो सबसे पहले देखो यार, ये प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली कब बोलेंगे, जब फर्म्स प्रोड्यूस करती है होमोजीनियस यानी आइडेंटिटिकल प्रोडक्ट्स को। जैसे 4 फर्में चारों की चारों स्टील जो है वो कर रही है, चारों की चारों सीमेंट बना रही है, चारों की चारों एल्यूमिनियम। डिफरेंशिएटेड या फिर इम्परफेक्ट ओलिगोपोली भी इसे बोल सकते हैं कि फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। कुछ फर्म्स है जो वो भी बनाती है डिफरेंशिएटेड, जो हमने ऊपर बोला। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स है, अलग अलग कंपनी अपनी अपनी ब्रांड वैल्यू के नाम पर सेम ही चीज़, वही पीने का पानी, ये सब मीठा मीठा करके वही सबको बेच रही है ना। कॉलूसिव ओलिगोपोली किसे बोलते हैं, जब फर्म्स कोऑपरेट टू सेट प्राइसेस और आउटपुट। जब 4 फर्म्स है और चारों ने आपस के अंदर कोऑपरेट करके एक फिक्स प्राइस सेट कर दिया कि अच्छा यार हम ऐसा कुछ प्राइस है जो रख रहे होंगे, तो उसे कॉलूसिव ओलिगोपोली बोला जाता है। नॉन कॉलूसिव ओलिगोपोली भी आता है जब फर्म्स कंप्लीटली फियर्स होती है, एक दूसरे की मतलब तू जितना रखेगी उतना तो नहीं रुकेंगे, या तो उससे ज़्यादा या उससे कम। ये इसने अगर बोले 40,000 रखा है तो मैं 37,000 की सेम वही माल जो है बेच दूंगा ताकि लोग मेरे से ज़्यादा खरीदे। तो जो ये वाला नेचर होता है इसका मार्केट के अंदर, उसे नॉन कॉलूसिव ओलिगोपोली बोला जाता है। एक आपका यार ओपन ओलिगोपोली होता है, जब सारी फर्म्स जो ओपनली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही होती है। और क्लोज्ड ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, एंट्री जो नई फर्म्स की होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। इसका भी जो आपका डिमांड कर्व बनता है उसे बोलते हैं किंग्ड डिमांड कर्व। इसका थोड़ा डिमांड कर्व ध्यान से पढ़ के जाना, इसका ये कुछ इस तरह से जो है डिमांड कर्व बन रहा होगा। ये एक यूनिवर्सिटी है उसका मैंने यहाँ से उठाया है। ये थोड़ा डिमांड का जो यहाँ पर पढ़ के जाना, क्योंकि इसका बाकी के अंदर क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसके अंदर हमने ऊपर पढ़ा मोनोपोली के अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग था। थोड़ा वो ध्यान रखना डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों था, क्योंकि भाई यार उसे मार्केट के अंदर अगर अपना प्रोडक्ट ज़्यादा लॉन्च करना, ज़्यादा अगर सेल करना है, ज़्यादा क्वान्टिटीज़ अगर सेल करनी है, तो उसे ऑटोमेटिकली बाद में एट द एंड क्या करना पड़ेगा, प्राइस डिक्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर इसे बोलते हैं या तो स्वीजी मॉडल या फिर इसे बोलते हैं किंग्ड डिमांड कर्व मॉडल। इसके अंदर लॉजिक क्या रहता है कि अगर मान लो कोई फर्म है जो अगर अपने प्राइस बढ़ाती है, तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई कॉम्पिटिटर्स जो होंगे उस बात को फॉलो नहीं करेंगे, तो वो फर्म क्या चली जाएगी, नुकसान के अंदर चली जाएगी। और जो अपर पोर्शन है डिमांड का वो तो इलास्टिक रहेगा, बट बाद में वो क्या चली जाएगी, पूरी उसके अंदर लॉस के अंदर चली जाएगी। और अगर कोई जो फर्म है वो अपना प्राइस को लोअर करती है, कम करती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर्स तुरंत फॉलो करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते ना कि अपने जो कस्टमर्स है, अपने जो लोग हैं, अपने जो जिनसे जो सामान उनसे खरीद रहे हैं वो क्या उनसे लूज़ हो जाए, वो नहीं चाहेंगे। तो ऐसे के अंदर जो डिमांड का वो होता है इनइलास्टिक होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। क्या बोल रहा है कि भाई जो अगर कोई कंपनी है, ये कंपनी पी प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट्स, क्या हो रहा है यार, ये कंपनी पी प्राइस के ऊपर कुछ एक्स क्वांटिटी के प्रोडक्ट्स जो है सेल कर रही है, ठीक है। तो बाकी कंपनीज भी क्या कर रही है, इसी पी क्वांटिटी के ऊपर अपने इतने ही कर रही है। मान लो इस पहली वाली जो कंपनी C1 थी, इसने प्राइस पी से बढ़ाकर कितने कर दिए, P1 कर दिए। तो ये प्राइस पी से बढ़ाकर P1 कर देगी, तो हो सकता है जो बाकी यहाँ पर C2 से लेके CN जो कंपनीज हैं, या फिर F1 से लेके FN जो फॉर्म्स हैं, वो उसे इंक्रीज़ ना करे। क्यों करेगी भाई फॉलो? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, इसने प्राइस बढ़ा दी है तो इसके जो कस्टमर यहाँ तक थे वो धीरे धीरे लूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे और कस्टमर्स कम रह जाएंगे, और एट द एंड कंपनी क्या हो जाएगी, बंद ही हो जाएगी, उसके पास डिमांड आएगी ही नहीं। बट दूसरी सिचुएशन देखो, ऐसे में क्या होगा
कि भाई ये C1 से लेके CN कंपनीज थी जो सेम ही प्राइस के ऊपर ये कुछ क्वांटिटीज़ प्रोडक्ट की बेच रही थी। इतनी अभी तक जब ये P प्राइस था तो इतनी डिमांड हो रही थी। अब एक C1 कंपनी ने सोचा कि यार मैं प्राइस कम कर देता हूँ, जो चीज़ अभी तक मैं 10,000 रुपये का बेच रहा था अब मैं उसको कितना कर दूंगा, 7K का ही रखूँगा, 3K कम कर दूंगा। तो क्योंकि इसकी प्राइस कम होगी तो इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। भाई लोग ऐसे ये वाला नहीं आएगा, लोग ऐसे धड़ाधड़ खरीदना चालू करेंगे। भाई 3,000 रुपये सस्ता हो गया है ना, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो बाकी कंपनी C2 से लेके CN तक कंपनीज है वो भी तुरंत अपने क्या कर देगी, डिमांड कम कर देगी। क्योंकि अगर सिर्फ एक ही कंपनी ने प्राइस कम करा तो सारी की सारी डिमांड, सारे के सारे लोग उसी कंपनी से खरीदने चले जाएंगे। बाकी कंपनी से कोई क्यों खरीदेगा भाई, जब सेम ही माल 10,000 में वो बेच रहे और ये इकलौता 7,000 बेच रहा है, सब 7,000 का खरीदना चाहेंगे। तो ऐसे में दूसरी कंपनीज अपने कंज्यूमर्स को लूज ना करे, वो भी क्या कर देगी, तुरंत फटाफट से 7,000 कर देगी। तो वापस से वो आपका एवरेज ही डिमांड में ग्रोथ होगी, ज़्यादा नहीं होगी किसी एक कंपनी के लिए। तो ये आपका जो किंग डिमांड आपका कर्व मॉडल होता है, कुछ इस तरह से एग्जाम में आपको बनाकर आना रहेगा। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक आपका कॉल्यूजन आता है, एक आपको कार्टेल्स आता है। कॉल्यूजन तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपका जो फॉर्मल एग्रीमेंट हो गया फर्म्स के बीच में कोई एक स्पेसिफिक प्राइस को लेकर या फिर एक स्पेसिफिक प्रोडक्शन को लेकर कि भाई मैक्सिमम इतनी ही क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है इतने टाइम पीरियड के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं करनी है, ताकि उसका सप्लाई सबका जो है लगभग सेम सा रहे। ऐसा कुछ जब एग्रीमेंट फॉर्मल एग्रीमेंट हो जाता है उसे कार्टर बोला जाता है। प्राइस लीडरशिप इसके अंदर क्या हो गया कि व्हेन वन डोमिनेंट फर्म यूजेस द लार्जेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट सेट्स द प्राइस एंड अदर फॉलोज। प्राइस लीडरशिप यार कि कोई एक मतलब कुछ ज़्यादा ही ब्रांडेड कंपनी है और वो कोई एक प्रोडक्ट एक्स बना रही है ना, और बाकी कंपनीज है जिनकी ब्रांड वैल्यू तो है पर उसके जितनी नहीं है, यानी उससे थोड़ा सा कम लेवल समझ सकते हो इस तरह से। तो ये अपना प्राइस खुद सेट कर रही होगी क्योंकि इसकी कुछ ज़्यादा ब्रांड वैल्यू है। इसके बेसिस के ऊपर मान लो अगर इसने प्राइस कम कर दिया किसी चीज़ का जो 50,000 कॉस्ट अभी तक मार्केट में थी और इसने 40 कर दिया, तो अब चाहे इनकी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा क्यों ना लग रही हो, ये चाह कर भी उस प्रोडक्ट को 50 में नहीं बेच सकते, इन्हें भी उसको कम करके उसी एक्स रेट के ऊपर बेचना पड़ेगा। तो ये होता है प्राइस लीडरशिप, है ना। ओलिगोपोली का एडवांटेज क्या होता है कि भाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, लोअर कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होता है तो ये लोअर कॉस्ट के ऊपर चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। इनोवेशन यहाँ पर पॉसिबल हो पाता है और स्टेबल प्राइसेस रहते हैं, क्योंकि जो सारी की सारी कंपनीज होती है वो एक दूसरे का कि भाई हम अगर कम या ज़्यादा कर देंगे तो दूसरे वाले नाराज़ ना हो जाए, राइवल ना बन जाए, इस डर से वो चेंजेस नहीं लाते हैं यहाँ पर। तो स्टेबल प्राइसेस रहते हैं। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो पॉसिबिलिटी होती है कॉल्यूजन की, हाई जो है प्राइसेस सेट कर सकते हैं ये आपस के अंदर, वही कर ले कि यार तू भी बढ़ा ले तू भी बढ़ा ले, हम मार्केट के अंदर क्या करेंगे ज़्यादा प्राइसेस में बेचेंगे। तो यहाँ पर हाई प्राइसेस भी रहने की वो रहते हैं। लिमिटेड कॉम्पिटिशन होता है, ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता नहीं, और एंट्री बैरियर्स यहाँ पर होते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल की अगर बात करें तो जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट है, बोइंग हो गया, एयरबस हो गया, ये क्या है ग्लोबल मार्केट के अंदर लार्ज पैसेंजर जेट्स हैं, इनके डोमिनेट करते हैं, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करें तो एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, ये कुछ ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ हो गया, जो क्या है मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो कुछ ही बड़ी बड़ी कंपनीज है जो पूरे ग्लोबल मार्केट को जो है वो कर रही है, डोमिनेट कर रही है। टेलीकॉम कंपनीज की बात करें, सिर्फ इंडिया में बात कर लो तो कुछ एयरटेल, जियो, ऐसे कुछ नाम है जो आपने सुने, बाकी नाम तो आपने सुने भी नहीं होंगे, और वो चल रहे हैं तो चलने को ही चल रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ खास उनसे प्रभाव पड़ नहीं रहा है। ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो कुछ ही आपको कंपनीज के नाम पता रहेंगे। तो बाकी यहाँ पर मैंने डिटेल के अंदर जो है सबका डिफरेंस लिखा है, आप एक बार यहाँ से वापस रीड आउट कर सकते हैं कि भाई परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ सेलर्स में भाई बहुत लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं। मोनोपोलिस्टिक के अंदर भी लार्ज टू मीडियम साइज होती है। ओलिगोपोली के अंदर फ्यू डोमिनेंट या लार्ज फर्म बोल सकते हो। मोनोपोली के अंदर एक ही होती है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ होमोजीनियस होता है, यानी सेम ही प्रोडक्ट बिक रहा होता है। यहाँ डिफरेंशिएटेड होता है, चाहे ब्रांड वैल्यू के बेस पर करे, टेस्ट के बेस पर कुछ भी करे। ओलिगोपोली के अंदर होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड दोनों होते हैं, जबकि मोनोपोली में सिर्फ यूनिक होते हैं। कंट्रोल की बात करें तो प्राइस कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कोई आपका कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पर थोड़ा पार्शियल सा रहता है, इसमें सिग्निफिकेंट कंट्रोल रहता है, प्राइस जीटीटीसी रहती है, और मोनोपोली के अंदर कंप्लीट कंट्रोल रहता है, इसे प्राइस मेकर बोला जाता है। बैरियर इस यहाँ पर प्राइस टेकर बोला जाता है और यहाँ पर प्राइस मेकर बोला जाता है। बैरियर्स की बात करें तो इसमें कोई बैरियर नहीं होता, इसमें थोड़ा कम रहता है, इसमें हाई होता है और इसमें तो बहुत हाई होता है, या फिर बोल सकते हो ब्लॉक, मतलब बंद ही है, तुम एंटर ही नहीं कर सकते हो उस मार्केट में। डिमांड शेप कर्व की बात करें तो इसमें परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऐसा रहता है कि भाई ये प्राइस है, डिमांड यही प्राइस है, डिमांड कम रहेगी ज़्यादा रहेगी, यही वाला रहेगा ग्राफ, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा। इसमें मोर इलास्टिक रहता है, यानी फ्लैटर्ड होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इसमें जो हमने किंग वो पढ़ा था उसके अंदर ही भाई आपको कुछ इस तरह से आपने एक करी तो एक के अंदर तो आपको पूरा लॉस में चले जाएगा, और थोड़ा सा अगर इस तरह से कम करा तो ये डिमांड ज़्यादा ये बढ़ जाएगी, और इस तरह से कुछ आपका एक किंग यहाँ पर ग्राफ बन रहा होगा। और ये आपका लेस इलास्टिक होता है, स्टीपर इसके अंदर बन रहा होता है, डाउनवर्ड कुछ इस तरह से।
रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ ये रिलेशनशिप इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं कि जो प्राइस है और जो आपका एवरेज रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू है, तीनों बराबर रहेंगे लगभग। इसमें एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा रहता है। इसमें इंटरडिपेंडेंट प्राइसिंग रहती है, डिपेंड कर रहा होता है बगल वाले के पास में। और यहाँ पर जो एवरेज रेवेन्यू है मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा रहता है। सेलिंग कॉस्ट की अगर बात करें तो यार इनको कोई कुछ खास सेल नहीं कर, उस पर कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती। इनकी बहुत ज़्यादा एड्स के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड रहते हैं। यहाँ पर भी खूब ज़्यादा एड्स के ऊपर, बट यहाँ पर लिमिटेड, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए, क्योंकि मोनोपोली यार वही है इकलौता जो है, उसको भी अगर वो करने की ज़रूरत पड़ी तो लोग और किसके पास, लोगों के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो सिर्फ जानकारी के लिए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट अब है मार्केट के अंदर, उसके लिए सिर्फ उसको ऐड के ऊपर खर्चा करना है, बाकी नहीं करना रहेगा। प्रॉफिट की बात करें लॉन्ग रन के अंदर तो इनके अंदर दोनों में नॉर्मल प्रॉफिट रहता है, जबकि आपका ओलिगोपोली और आपका जो मोनोपोली है इन दोनों के अंदर क्या रहता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट रहता है। नॉलेज की बात करें तो यहाँ परफेक्ट नॉलेज रहती है, बाकी तीनों के अंदर ही इम्परफेक्ट नॉलेज रहती है। एग्जांपल्स की बात करें तो एग्रीकल्चर वाले जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। इसके अंदर टूथपेस्ट, सोप, रेस्टोरेंट्स हो जाएंगे मोनोपोलिस्टिक्स के अंदर। ओलिगोपोली के अंदर ऑटोमोबाइल, सीमेंट और स्टील, एयरलाइन हो जाएंगे। इंडियन रेलवेज या फिर ये जो पेशेंट्स के ड्रग्स वगैरह होते हैं वो आपके मोनोपोली की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो बस इसी के साथ में आपका जो कंप्लीट यूनिट है वो फिनिश होता है। 5th यूनिट आई थिंक, हाँ ठीक है, 5th यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स थे हमने सारे के सारे इंक्लूड कर दिए। आई होप आपको जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे अच्छे से समझ आए होंगे। किसी को कहीं पर डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकता है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।